नमस्कार, अभिनंदन, आभार। दिस इज़ मयूर ध्वज तिवारी और आप सभी के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ आ चुका हूँ आज। हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की और बहुत ही सिंपलिस्टिकली चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं, जब आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना चाहते हो तो आप बहुत डीप चले जाते हो और डीप जाने में बहुत सारी दिक्कतें आपको आ जाती हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पूरी की पूरी वीडियो में जो मैं बातें करने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपलिस्टिक हैं और बहुत ही ज़्यादा आपको कहने की कोशिश करूँगा कि बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बताने की कोशिश करूँगा। तो वो लोग हम उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एग्जैक्टली पीरियड्स कौन कौन से हैं और उनकी टाइम पीरियड्स उनके क्या क्या हैं, वो सारी की सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इस नेक्स्ट स्लाइड में जो आप चीज़ देख रहे हैं वो ये है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को हम डिफरेंट एजेस में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड की, जो कि है 410 एडी से 1066 एडी। तो उस समय की जो सारी कहानियां हैं, वो सारी की जो बातें हैं, वो हम लोग जानेंगे इसके थ्रू। सेकंड जो है वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड। एंग्लो नॉर्मन पीरियड का जो टाइम पीरियड है वो है 1066 एडी से 1350। तो वहाँ तक की जो सारी की सारी लिटरेरी जो चॉइसेस हैं, जो लिटरेरी लैंग्वेज है, जो लिटरेरी वर्क उस टाइम हुआ, वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द एज ऑफ चौसर। जॉफ्री चौसर के बारे में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1350 से 1400 तक की हम लोग बात करने वाले हैं। तो आगे हम लोग बात करते हैं एज ऑफ रिवाइवल की। तो जो एज ऑफ रिवाइवल है वो एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पीरियड होता है, क्योंकि चौसर के बाद कुछ खास लिटरेरी फील्ड में कोई काम हुआ नहीं। तो उस चीज़ को लेकर भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं हुआ, उसके पीछे क्या रीजंस थे, और उसका जो टाइम पीरियड है वो है 1400 से 1558 एडी। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ हम लोग बात करेंगे गोल्डन एज ऑफ लिटरेचर विच इज़ द एज ऑफ एलिजाबेथ। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसका कि जो पीरियड है वो है 1558 से 1603। उसके अंदर कौन कौन से राइटर्स हुए, विलियम शेक्सपियर का क्या उसके अंदर जो है इम्पोर्टेंस है, वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन दिस पर्टिकुलर पीरियड। उसके बाद हम बात करते हैं द प्यूरिटन एज की। तो प्यूरिटन एज के अंदर हम लोग बात करेंगे जैकोबियन, कैरोलाइन, सिविल वॉर, ये सारी की सारी जो एजेस हैं, we will discuss that। एंड उसके बाद हम लोग बात करेंगे द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड को रेस्टोरेशन पीरियड क्यों कहते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी थी, वो सारी की सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट है द ऑगस्टन एज विच इज़ द न्यू क्लासिक एज। किस तरह से राइटर्स ने जो है पुराना जो क्लासिकल रूट था वो अपनाया चीज़ों को लेके, और उसकी वजह से क्या क्या चेंजेस लिटरेचर के अंदर आए, वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो। उसके बाद हम बात करते हैं द रोमांटिक एज। किस तरह से लिरिकल बैलेड ने कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड में, लिटरेरी वर्ल्ड में पूरी तरह से तहलका मचाया और चीज़ें वहाँ से बहुत इंपॉर्टेंटली चेंज हुई। तो वो हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है द विक्टोरियन एज। वो कहीं ना कहीं ये जो पीरियड है, ये कहीं ना कहीं जो मॉडर्न लिटरेचर की ओर हम लोग जो बढ़ रहे थे, उसके बारे में सारी की सारी बातें वी विल बी डिस्कसिंग दैट इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। तो वहाँ पे 1837 से 1900 तक का जो टाइम पीरियड है दैट इज विक्टोरियन एज। उसके बाद हम बात करते हैं द मॉडर्न एज, जो कि 1900 से 1950 है, और पोस्ट मॉडर्न एज जो है वो 1950 से प्रेजेंट जो अभी 2023 की जो बात हम लोग करेंगे, वो सारी की सारी बातें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी। लिटरेरी फील्ड में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, किस तरह से राइटिंग्स की जा रही हैं, वो सब के बारे में विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर क्लास। आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एंग्लो सैक्सन पीरियड की, 410 एडी से 1066 एडी तक की। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है एंग्लो सैक्सन एज का? तो एंग्लो सैक्सन पीरियड स्टार्टेड एट 410 एडी and the place called Britain got invaded by Germanic people in 450 AD, and there comes a new group of people to live among them, and there were three groups: the Angles, the Saxons, and the Jutes. And because of this invasion, the Old English inhabitants got to live with the newcomers, and they developed a language which has been called as Old English. अब आपको एक बहुत इंपॉर्टेंटली चीज समझनी है कि ब्रिटेन जो है वो पहले ब्रिटेन नहीं था। इट वॉज एन आइलैंड जिसके ऊपर बहुत सारे इन्वेजन होते थे, और उन्हीं इन्वेजन में से एक इन्वेजन था 450 एडी में जर्मन पीपल का, जर्मन लोगों का। तो जर्मन लोग जब वहां पर आए तो वहां पे तीन जातियां रहती थी पहले से ही, जो थी एंजल्स, सेक्शंस एंड ज्यूट्स।
ठीक है, ये तीन जातियां वहाँ पे पहले ही रहती थी। अब जर्मन्स भी आ गए, तो जर्मन्स जब आ गए तो उसकी वजह से वहाँ पे एक लैंग्वेज भी आई, वहाँ पर एक कल्चर भी आया, वहाँ पर एक तरीके की सिविलाइजेशनल चेंजेस हुई और उसका बहुत अलग तरीके से इफेक्ट पड़ा। और उस टाइम जो वहाँ पर एक लैंग्वेज बोली जाती थी उसको हम बोलते हैं द ओल्ड इंग्लिश। आगे अपन बात करते हैं। सो देयर वर फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैपेंड देयर व्हिच क्रिएटेड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द राइटिंग्स एंड सोशल एंड कल्चरल सिचुएशन ऑफ दिस पीरियड, लाइक द वाइकिंग्स इन्वेजन, द रेन ऑफ किंग एल्फ्रेड। तो द रेन ऑफ किंग एल्फ्रेड के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किंग एल्फ्रेड से पहले जो ये पूरा का पूरा आइलैंड था वो अलग अलग कबीलों में बटा हुआ था। ठीक है, उनके अपने अपने ड्यून्स थे, अपने अपने ग्रुप्स थे। ठीक है, और वो ग्रुप्स के अंदर ही सारी की सारी चीजें करते थे। बट किंग एल्फ्रेड वाज द फर्स्ट रूलर हु compiled these अलग different people and made the great ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन का जो श्रेय है वो किंग एल्फ्रेड को जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं द डैनिश इन्वेजन्स की। डैनिश इन्वेजन वहां पे हुआ एंड उसके बाद द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स इन विच द विलियम द कॉन्करर हैड डिफीटेड द किंग ऑफ इंग्लैंड नेम हॉरल्ड। देखिए बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 1066 जो एडी में हुई थी। उसके अंदर विलियम कॉन्करर ने किंग ऑफ हेरल्ड को जो है ही हैज डिफीटेड एंड बिकॉज ऑफ दैट जो चीज़ें वहाँ पे बहुत डिफरेंटली और बहुत तेजी से चेंज होती नजर आती हैं। देखिए यहाँ पे लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन इस एज की बात करें तो यहाँ पर आपको तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहली चीज़ है लिटिल साइंटिफिक एंड कल्चरल एडवांसमेंट। किसी भी तरीके का कोई साइंस वहाँ पे नहीं है, कोई भी कल्चरल एडवांसमेंट वहाँ पे नहीं है, तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। सेकेंड चीज़ है नो प्रिंटिंग प्रेस। कोई भी प्रिंटिंग प्रेस आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो जो भी राइटिंग्स होती थी वो सब मैन्यूस्क्रिप्ट में होती थी, उसको हस्तलिखित किया जाता था और वहाँ पे उसका कोई ट्रांसमिशन होने के चांसेस बहुत ही कम थे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओरल ट्रांसमिशन। ओरल ट्रांसमिशन जैसे हमारे संस्कृत कल्चर में, हमारे सनातन धर्म में उपनिषद हुआ करते थे, जिनका जो आदान प्रदान है वो सारा का सारा मौखिक होता था, थ्रू वॉइस होता था कि अपने गुरु अपने शिष्यों को बताते थे, फिर शिष्य अपने गुरु जब बन जाते थे तो अपने शिष्यों को बताते थे। उसी तरह की उसी परंपरा से चीज़ें जो है इस एज में चलती थी, तो वहाँ पे कोई रिटर्न वर्क ज़्यादा नहीं हुआ करता था। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन चीज़ों ने जो क्वालिटी ऑफ लिटरेचर इस एज की उसको बड़ा इम्पैक्ट किया और इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा गया नहीं। आगे देखिए अपन बात करते हैं कि भाई इस पूरी एज में मेजर लिटरेरी वर्क्स क्या हैं। तो जो मेजर लिटरेरी वर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं? दो प्रकार के लिटरेरी वर्क हुए यहाँ पे। एक तो हेरोइक पोइट्री हुई और एक रिलीजियस पोइट्री हुई। देखिए हेरोइक पोइट्री का मतलब क्या है कि ऐसी पोइट्री जिसके अंदर एक हीरो होगा और उसका कहीं ना कहीं बहुत सारा जो है उसने बहुत कमाल कमाल के काम किए होंगे, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, बहुत सारे राक्षसों से उसने लड़ाई करी होगी, अपने साम्राज्य को बचाया होगा। इस प्रकार की जो बातें जहाँ जहाँ पे होती हैं दैट इज बीइंग कॉल्ड एज हेरोइक पोइट्री। तो देखिए हेरोइक पोइट्री जो है वो कहीं ना कहीं जर्मनिक लोगों ने लिखी, जर्मनिक ट्राइब्स ने लिखी और जो कि भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं किया करते थे। तो उनका एक बहुत ही फेमस वर्क है बियोवुल्फ। देखिए बियोवुल्फ की अगर हम बात करें तो जैसे हमारी पुरानी पिक्चरों में हीरो हुआ करते थे जो कि किसी से भी लड़ जाया करते थे, किसी से भी भिड़ जाया करते थे, उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी, फिर उनको फेस किया करते थे, फिर लास्ट में जाके वो जीत जाया करते थे, जैसे अमिताभ बच्चन की बहुत सारी फिल्में। तो उस प्रकार की जो कहानियां आपको देखने को मिलेंगी दैट इज बीइंग कॉल्ड एज हेरोइक पोइट्री। आगे अपन बात करते हैं रिलीजियस पोइट्री। देखिए जहाँ पे रिलीजियस पोइट्री की बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप एक गॉड की बात करते हो। ठीक है, आप कहीं ना कहीं एक ऐसी ओमनी प्रेजेंट ताकत के बारे में बात करते हो जो हर चीज को कंट्रोल करती है। तो इस प्रकार के जो वर्क्स थे उनमें आपके सामने जो वर्क्स हैं वो कौन कौन से हैं? द ड्रीम ऑफ द रोड, द सी फायरर एंड द वेल्डेयर। देखिए ये जो सारे के सारे वर्क्स हैं आप इनके डिटेल में नहीं जाएंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि नेट के एग्जाम्स में डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछे हुए हैं कि द सी फेरर वॉक्स बिलोंग टू विच एज। अगर ऐसा सवाल आता है तो आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। तो एंग्लो सेक्शन पीरियड के बारे में ये बातें थी जो मैंने आपको बताई। आई थिंक ये इनफ टू नो है और अगर आप डीप पढ़ना चाहते हैं तो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ कहाँ से नहीं पढ़ना चाहिए। वी विल बी डूइंग दैट सेशन ऑल्सो। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं एंग्लो नॉर्मन पीरियड की। देखिए एंग्लो नॉर्मन पीरियड को समझने से पहले इसका
हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो समझ लेते हैं। सो द बैटल ऑफ हेस्टिंग्स हैज एस्टैब्लिश्ड अ नॉर्मन किंग ऑन द थ्रोन एंड दिस इवेंट हैज चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड दैट पीरियड। देखिए, इस इवेंट ने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर दिया उस पीरियड के अराउंड, बिकॉज द नॉर्मन्स वर फ्रॉम फ्रांस एंड द यूज फ्रेंच एज देयर लैंग्वेज एंड द ब्राइटन्स मोस्ट प्रोबेबली स्पीक्स द ओल्ड इंग्लिश। अब आपको यहाँ पे दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंटली समझनी है। पहली चीज क्या है कि पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे उनकी जो लैंग्वेज थी, यहाँ पे जो इंग्लैंड में जो लोग रहा करते थे उनकी लैंग्वेज थी ओल्ड इंग्लिश, और जिन्होंने उनके ऊपर इन्वेजन किया, जिन्होंने वो चीजें वो जगह को जीता, वो बोलते थे फ्रेंच। तो कहीं ना कहीं वो एक कल्चरल मिसहैप हुआ वहाँ पे, और कल्चरल एक फाउंडेशन थी, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में कंपाइलेशन हुई, उनके बीच में एक संगठन हुआ, उनके बीच में एक मिलनसारिता हुई, और उस मिलनसारिता के अनुसार वहाँ पे आपको बहुत सारी नोटवर्दी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे उस पूरे के पूरे कल्चरल में, उस पूरे की पूरी सिविलाइजेशन में आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट देखने को मिलेंगी। जो पहली चीज वहां पे निकल के आई वो क्या थी? दे ब्रिंग कल्चर एंड प्रैक्टिकल आइडियाज। देखिए, जो भी सिविलाइजेशन है जहाँ पे किसी भी तरीके का लिटरेचर नहीं है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो कल्चर होगा वही बड़ा सा सुपरस्टिशियस काइंड ऑफ कल्चर होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ पे एजुकेशन आ जाएगी, जहाँ पे लिटरेचर पहुँच जाएगा, जहाँ पे बातें लिख के समझाई जाने लगेंगी, वहाँ पे कहीं ना कहीं अब प्रैक्टिकल आइडियाज़ और अच्छा कल्चर भी आने लगेगा कि इस तरह से खाना खाना है, इस तरह से कपड़े पहनने हैं, इस तरह से बात करनी है। तो वो एरिस्टोक्रेटिक जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगी, और जब आप लिटरेचर आगे पढ़ते जाओगे तो यू विल गेट टू सी कि कहीं ना कहीं पूरे के पूरे लिटरेचर में एरिस्टोक्रेसी जो है वो कहीं ना कहीं फ्रेंच कल्चर को लेके ही मानी जाती है कि डू यू नो फ्रेंच, डू यू नो लैटिन, डू यू नो समथिंग अदर काइंड ऑफ लैंग्वेजेस व्हिच वर स्पोकन इन द लेटर पीरियड। तो वो जो चीज़ें हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं और बहुत दूर तक, बहुत देर तक इस पूरे लिटरेरी पीरियड में चलती हैं। नेक्स्ट क्या है? द नेशनलिस्टिक आइडिया। देखिए, इससे पहले किंग एल्फ्रेड के कबीलों को इकट्ठा करने के बावजूद वहाँ पर एक नेशनलिस्टिक फीलिंग नहीं थी, बट जब हेस्टिंग्स आए, जब वहाँ पे बैटल ये जो हुई कंप्लीट हुई, फिर जब वहाँ पे किंग बने, तो वहाँ के जो किंग हैं उन्होंने एक पूरी नेशनलिटी का आइडिया जो है उन चारों कबीलों को दिया, और कहीं ना कहीं अब जाके उसको एक नेशन की जो थ्योरी होती है उसको वहाँ के लोगों को समझाया, और बिल्कुल अच्छे तरीके से उनको एक नेशन की जो फिनोमिना है उसके अंदर खड़ा करने की कोशिश उन्होंने की। द नेक्स्ट थिंग इज द वेल्थ ऑफ न्यू लैंग्वेज। देखिए, फ्रेंच लैंग्वेज आई तो उसके साथ साथ फ्रेंच लिटरेचर भी आया, फ्रेंच लिटरेचर आया तो लोगों को एजुकेशन मिली, लोगों को एजुकेशन मिली तो दे गेट टू नो अबाउट डिफरेंट आइडियाज एंड डिफरेंट वर्ल्ड्स अराउंड देम। तो वो कहीं ना कहीं चीजें उनके बहुत ही ज्यादा काम आई। अगली चीज देखिए, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज आल्सो हैपेंड इन दिस पीरियड, एंड द यूनिवर्सिटीज लाइक कैम्ब्रिज एंड ऑक्सफोर्ड were established at this time, and the London became a central of whole इंग्लैंड। अभी आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिलेगी कि दो यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश हुई हैं, पहली हुई है कैम्ब्रिज, सेकंड हुई है ऑक्सफोर्ड, और इनके एस्टैब्लिशमेंट ने लिटरेचर में क्या चेंज किया है वो आपको आगे की आने वाली एजेस जो हैं वहाँ पे आपको सारी की सारी बातें पता चलेंगी। जब हम एक एक राइटर को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इन यूनिवर्सिटीज़ ने इंग्लैंड को कितने बड़े बड़े राइटर्स दिए। जो योगदान हमारी कंट्री में दिल्ली यूनिवर्सिटी या जेएनयू का है, या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का या इलाहाबाद विश्वविद्यालय का है, जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स, बहुत अच्छे अच्छे हिंदी के कवि, बहुत अच्छे अच्छे इंग्लिश के भी राइटर्स निकल के आए, तो उन लोगों का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ऐसे इंस्टीट्यूशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी कल्चर को शेप करने में। तो वो रोल इंग्लैंड के अंदर हमने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का देखा। अगली इंपॉर्टेंट चीज आपको जो समझनी है वो क्या है? द कल्चरल बैकग्राउंड। सो द पोप वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट अथॉरिटी एट दैट टाइम, एंड ही सेंट अ फ्यू पीपल इन ईस्ट एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट रिजल्टेड इन गेटिंग टू नो अबाउट द अदर लैंग्वेजेस लाइक लैटिन एंड ग्रीक, दैट डेवलप्ड ए म्यूचुअल कल्चर। देखिए, अब यहाँ पे जो ये लाइन है, इस लाइन से आपको एक चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वहाँ पे जो पोप थे उनको ये लगा कि हम लोग बहुत ही ज्यादा लिमिटेड माइंडसेट में रहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पूरे क्रूसेड नाम की चीज होती है। क्रूसेड क्या होता है? क्रूसेड ये होता है कि आप अपना जो भी धर्म ग्रंथ हैं या जो भी चीजें आपके सामने हैं आप उसको दुनिया में भेजते हो,
और दूसरों के धर्म ग्रंथों को, दूसरों की लैंग्वेजेस को वहाँ से सीख के आते हो, तो कहीं ना कहीं एक लैंग्वेज और एक कल्चर और एक एजुकेशन और कहीं ना कहीं लिटरेरी वर्क्स, ये सब आपको जानने को मिलते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि आपकी नॉलेज एक्सपेंड होती है, और वो नॉलेज एक्सपेंड करना उस दरमियान बहुत ही ज़रूरी था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लिटरेरी वर्क्स की इस पीरियड के। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है जोफ्री का हिस्टोरिया बेगम ब्रिटेन। तो ब्रिटेन की जो भी हिस्ट्री है वहाँ पे सारी की सारी बातें जो की जाती हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। लेमन्स ब्रूट बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। मैट्रिकल रोमांसेस बहुत कमाल का वर्क है और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर सवाल भी। मैट्रिकल रोमांस से पता नहीं कितनी बार आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है, नेट के एग्जाम में लेमन्स ब्रूट से बहुत बार सवाल आया हुआ है कि कौन सी एज का है या किसने लिखा है। सर गाविन एंड द ग्रीन नाइट की कहानी से सवाल आया हुआ है। द पर्ल नाम की पोएम से सवाल आया हुआ है। ये चारों के चारों जो आपके सामने वर्क्स हैं इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे हुए हैं नेट के एग्जाम्स में। तो ये आपको सारे के सारे वर्क्स के जो नाम हैं वो याद होने चाहिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं, एज ऑफ चौसर की हम लोग बात करते हैं। तो देखिए एज ऑफ चौसर में बड़ा ही डिफरेंट काइंड ऑफ फिनोमेना था, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिंग थी इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि चीज़ें थोड़ी थोड़ी यहाँ पे चेंज हो रही थी। अब देखिए सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ दिस एज की अगर हम बात करते हैं तो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीन क्लास होती थी इंग्लैंड के अंदर। पहली क्लास द पीपल हु प्रे, जैसे कि चर्च एंड पोप। तो चर्च के अंदर जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जो पादरी हुआ करते थे, और पोप जो कि सबसे बड़ी अथॉरिटी हुआ करती थी, वो उस प्रकार के लोग हुआ करते थे। दोज हु फाइट द नोबिलिटी, तो जो फाइट करने वाले लोग थे, जो नाइट्स थे, ठीक है, जो किंग्स थे, वो उस प्रकार के लोग भी हुआ करते थे। और तीसरी चीज हु वर्क एवरीवन एल्स, और बाकी जो मजदूर क्लास होती थी, जो सर्विस क्लास होती थी, वो तीन प्रकार की जो लोग हुआ करते थे, तीन प्रकार की जो क्लासेस थी वो इंग्लैंड में थी। जिस प्रकार अगर अपन भारतीय संस्कृति में समझने की कोशिश करें तो हमारे भी ग्रंथों में चार प्रकार की वर्ण बताए हुए हैं, और वो वर्ण बेसिकली किसी के बेसिकली जाति के ऊपर नहीं है। वो चीज़ ऐसी है कि जो आप काम करोगे वो आपका वर्ण होगा। तो अगर आप ब्राह्मण का काम करते हो तो आप ब्राह्मण होंगे, अगर आप शूद्र का काम करते हैं तो आप शूद्र होंगे, अगर आप व्यापार का काम करते हैं तो आप बनिया कास्ट को बिलोंग करेंगे, बिजनेस क्लास को बिलोंग करेंगे, और अगर आप कुछ पावर का, आप सिक्योरिटी का, आप ड्यूल्स का, आप बैटल्स लड़ते हैं तो आप क्या कहलाएंगे, क्षत्रिय कहलाएंगे। तो कर्म आधारित जिस प्रकार हमारे ग्रंथों में वो चीज़ है, उसी प्रकार यहाँ पर आपको सामने की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ इस एज की क्या है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। देखिए इस एज के दरमियान इंग्लैंड बहुत अफेक्टेड हुआ तीन चीज़ों से। पहली चीज़ ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ मतलब वहाँ पे प्लेग और बहुत सारी बीमारियां एक साथ फैली, उससे बड़ा जो है नुकसान हुआ, और कम से कम हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंग्लैंड गॉट डिवास्टेटेड बिकॉज ऑफ दैट। तो ब्लैक डेथ से बहुत नुकसान हुआ। 100 years वॉर, बहुत ज़्यादा दो घराने थे, उन दोनों घरानों के बीच में बहुत ज़्यादा वॉर होती थी। 100 साल तक वो वॉर चली, उसका बड़ा नुकसान हुआ। उसके अलावा द पीजेंट्स रिवोल्ट, जो किसान थे उनके ऊपर बहुत सारे जो है टैक्सेस लगा दिए गए थे सरकार द्वारा, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया, उसका भी बहुत नुकसान हुआ इस एज के अंदर। बट ये एज बिलोंग करती है चौसर को, क्योंकि उन्होंने बहुत कमाल का काम किया, और उनकी वजह से लिटरेरी जो वर्क्स हैं, लिटरेरी जो फिनोमिना है इंग्लिश लिटरेचर का, वो बहुत चेंज हुआ, बहुत इंप्रूव हुआ। आगे आने वाले राइटर्स ने उनको देख देख के राइटिंग्स करना सीखा, तो वो कहीं ना कहीं चौसर का एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। आगे देखते हैं क्या चीजें हैं। रिलीजियस एस्पेक्ट की हम बात करते हैं इस पूरे एज की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द ब्लैक डेथ हैज चेंज्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इंग्लैंड, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स अमंग देम वाज द सिस्टम ऑफ चर्च एंड द पावर ऑफ प्रीस्ट एंड पोप। देखिए ये बात आपको बहुत समझनी पड़ेगी। जब आपके ऊपर कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो सारी की सारी जो लोग होते हैं वो भगवान का आसरा लेने को जाते हैं। बट वहां पे क्या था, इंग्लैंड में जो पोप थे या जो चर्चेस थे वो बहुत करप्ट थे, ठीक है। उनको बड़ा संरक्षण प्राप्त था क्राउन से और बहुत सारे लोगों से, और जो धर्म के ठेकेदार होते थे उनसे बड़ा उनको संरक्षण प्राप्त था, और वो अपनी मनमानी करते थे। बट जब विपदा आई, जब आपदा आई, जब लोगों का विश्वास भगवान पे होना चाहिए था, बट वो लोगों ने क्या किया, उस सिस्टम को, उस विपदा को बहुत ही बुरी तरीके से यूज किया। तो यहाँ पे लोगों का जो बिलीफ है
वो धीरे धीरे चर्च के सिस्टम से और प्रीस्ट से और पोप से वो धीरे धीरे चेंज होने लगा. सो द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड द क्राउन वर द हाईएस्ट अथॉरिटीज ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम एवर सिंस द ब्लैक डेथ एंड दे हैव अ शेयर ऑफ 75% ऑफ वेल्थ ऑफ द होल कंट्री. तो आप इस बात को समझ सकते हो कि कितना ज्यादा जो है इम्पैक्ट था उनका, क्योंकि 75% जो धनराशि थी, जो संपदा थी इंग्लैंड की, वो सारी की सारी किनके पास थी? दैट होल वेल्थ वाज विद चर्च एंड द क्राउन. तो वो कहीं ना कहीं आपको समझने की ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इतनी ज़्यादा संपदा चर्च और क्राउन के पास थी, और जब विपदा आई तो उसका उन्होंने किसी भी तरीके से यूज़ नहीं किया. एंड बिकॉज ऑफ दैट लोगों को अंदर बहुत गुस्सा था इस सिस्टम के प्रति, वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज थे, और उस नाराज़गी ने इंग्लैंड में बहुत कुछ चेंज किया. When this pandemic came, it revealed a lot of things about church and especially about the reality of priests and pope, and they were the only source of connection with God, and amid that they took a lot of wealth from common people and even from crown in the name of the disciples and messengers of God. At this time people need a great help of God and they can't help it, so the people of England get to know about the reality of people of church. अब आपको एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और वो बात ये है कि लोगों को जब बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, किस तरह से पीपल जो चर्च में लोग रहते हैं वो किस तरह से लोगों का यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका विश्वास उस चीज़ से धीरे धीरे डगमगाने लगा, और उसको नुकसान भी चर्च को और क्राउन को हुआ, क्योंकि लोगों का जिस चीज़ में विश्वास होता है वही चीज़ आगे जाती है. अगर उनका विश्वास किसी चीज़ से डगमगाने लगा तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए दिक्कत की बात निकल के आएगी. आगे देखिए, द हेरेसी और द रिलीजियस रिवोल्ट अपीयर्ड इन इंग्लैंड अनलाइक अर्लियर हेरेसीज. दिस टाइम इट वाज लेड बाय अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. देखिए, पहले भी सामाजिक सुधार और धार्मिक सुधार की कोशिश इंग्लैंड में की गई है, बट वो कुछ लोगों द्वारा की गई. बट अभी एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर भी कह सकते हैं और समाज सुधारक और धर्म सुधारक जॉन वाइक्लिफ वो आए, और उन्होंने पूरी तरीके से लोगों को कहा कि यू डू नॉट नीड टू बिलीव ऑन चर्च एंड द सिस्टम ऑफ प्रीस्ट एंड पॉप. व्हाट यू हैव टू डू, दैट यू हैव टू बिलीव ऑन द बुक विच वी फॉलो फॉर क्रिश्चियनिटी, एंड द बुक इज बाइबल. तो उन्होंने कहा कि ये चर्च का और ये जो प्रीस्ट का और ये जो पोप का सिस्टम है ये बकवास है. ठीक है, आपको फॉलो करना है तो आप फॉलो कीजिए सिर्फ और सिर्फ बाइबल को, क्योंकि बाइबल जो है, जो नॉलेज वहां से मिल रही है, जो धार्मिक सद्भावना हमें वहां से प्राप्त होती है, उस सद्भावना के साथ खिलवाड़ करती है ये जो इंस्टीट्यूशन है चर्च नाम का. तो उसलिए हमें क्या करना है, बाइबल की ओर जाना है. हमें चर्च और पोप से कोई मतलब नहीं रखना है. इस पूरी की पूरी एज की जो 4-5 मेन राइटर्स हैं वो आपके सामने कौन कौन से हैं. जॉफ्री चौसर, डिटेल में डिस्कशन होगा, मैं आपको कैंटरबरी टेल्स बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. विलियम लैंगलेट, वी विल बी डिस्कसिंग दैट. जॉन गॉवर, जॉन वाइक्लिफ, कमाल के राइटर्स हैं, कमाल का वर्क है, सबके बारे में बात होगी. अभी आपको इतना ही याद रखना है, बिकॉज दिस विल गिव यू द इंसाइट टू the future works which we are going to discuss in future videos. आगे हम बात करते हैं. चलिए, द एज ऑफ रिवाइवल. द एज ऑफ रिवाइवल जो है बहुत ही सूखा पीरियड होता है, कोई काम नहीं होता इस एज के अंदर. तो इस एज को बहुत ही ज़्यादा हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही डल एज थी लिटरेचर के अंदर. सो द एज इज ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ रेनेसा एंड रिवाइवल. द नेम ऑफ द एज हैड अ पर्टिकुलर रीजन बिहाइंड इट, दैट पीपल ऑफ इंग्लैंड एंड द राइटर्स ऑल्सो लुक बैक to the Roman works, literature, music and culture, and because of that the age has been named as the age of revival. देखिए, इस एज में खुद का कुछ नहीं हो पाया, खुद का कुछ काम लिटरेचर में नहीं हो पाया, बट लोगों ने कहीं ना कहीं रोमन वर्क्स, लिटरेचर, म्यूजिक और कल्चर को बहुत डीपली स्टडी किया, और उस चीज़ को डीपली स्टडी करने के बाद कहीं ना कहीं लोगों को समझ में आया दैट वी हैव टू लर्न फ्रॉम अदर पर्सन्स और अदर लिटरेचर और अदर कल्चर्स, एंड उसके अलावा हम अपना खुद का कुछ इस्टेब्लिश कर सकते हैं. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो वहाँ पे निकल के आई वो ये है कि इन दिस एज England got its first printing press in 1476 by William Caxton, and that had changed a lot of things in that era. अगर आप DSSS PGT का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर आप कोई बहुत ही मिनिमलिस्टिक लिटरेचर का एग्जाम दे रहे हैं, और कई बार नेट के भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस थी वो विलियम कैक्सटन ने कौन सी एज में इस्टेब्लिश की थी, या किसके द्वारा हुई थी और कब हुई थी, तो ये बात आपको थोड़ी माइंड में रखने की ज़रूरत है.
उसकी आगे आगे बात करते हैं। तो इस चीज़ ने बहुत चेंज किया। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस आने का मतलब है कि अब आपके पास जो मटेरियल आप जो लिख रहे हो वो लोगों के पास बहुत इजीली पहुंच सकता है, आराम से। एम्पल अमाउंट ऑफ पीपल कैन हैव अ बुक इन देयर हैंड एंड दे कैन रीड इट। सो उस चीज़ ने बहुत कुछ चेंज किया। आगे देखते हैं। इन दिस एज बिकॉज ऑफ दिस कंट्रीब्यूशन ऑफ द क्रूसेड्स पीपल गेट टू नो अबाउट द ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हैड मेड द लर्निंग ऑफ पीपल वेरी इजी एंड एफिशिएंट। देखिए, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली समझिएगा कि जब मैंने आपसे पहले बात की थी कि क्रूसेड्स हुए थे, तो जो क्रूसेड्स हुए तो लोगों का आना जाना एक दूसरी जगहों पर हुआ। जब लोगों का आना जाना हुआ तो जैसे मैं अगर अभी कहीं जाता हूँ, इफ़ आई गो टू यूएसए, तो मैं वहाँ के जो टॉप राइटर्स हैं, अगर मेरा लिटरेचर में इंटरेस्ट है, मैं वहाँ के कल्चर को जानूंगा, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में सीखूंगा, वहाँ के एक्सेंट के बारे में सीखूंगा, वहाँ से जो प्रोमिनेंट राइटर्स हैं वहाँ की कुछ बुक्स लेके आऊँगा, और अगर मुझे अच्छी लगी तो मेरे जैसा इंटरेस्ट लगने वाले लोगों के बीच में मैं शेयर करूँगा। उससे क्या होगा, एक उसका एक रीडिंग बेस बनेगा। अगर रीडिंग बेस बनेगा तो वो चीज़ वो फैलेगी। ठीक है, आप आज की डेट में कोई भी चीज़ को ले लो, फिल्म्स को हम लोग लिटरेचर का एक पार्ट मानते हैं। ट्रिपल आर जो RRR है वो इंडियन मूवी है, बट क्योंकि सिनेमा का प्यार पूरी दुनिया में है तो वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में आज फैली और उसने बहुत तगड़ा नाम कमाया। इसी तरह से जब किसी चीज़ की पहुंच बहुत अच्छे लेवल पे हो जाती है तो उससे हर जगह का इंसान कुछ ना कुछ सीखता है, एंड दैट इज व्हाट हैड हैपेंड ड्यू टू द क्रूसेड्स। तो वो हमें चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली समझनी है। आगे अगली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली समझिएगा कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ दिस पीरियड वाज द वोवेजेस व्हिच वर डन बाय पर्सन्स लाइक कोलंबस एंड वास्को डिगामा। और वास्को डिगामा ने देख लीजिए आप, बहुत सारी चीज़ें हुई जब लोगों ने यात्राएं करना प्रारंभ किए तो उनको पता चला कि ब्रिटेन के अलावा भी दुनिया है भाई साहब, और दुनिया है तो उसका अलग तरीके से हम लोग चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ के कल्चर के बारे में जान सकते हैं, वहाँ की संस्कृति जो है, वहाँ की जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में हम लोग जान सकते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ के लिटरेचर का भी लोगों पे फर्क पड़ता है। दे फाउंड इंडिया एंड यूएसए एंड दैट हैड गिवन इंग्लैंड टू डू कॉलोनाइजेशन इन द नेम ऑफ बिजनेस। ठीक है, देखिए इंडिया और यूएसए भी फाउंड किया गया और उन दोनों जगहों पे जाके इन्होंने क्या किया, कॉलोनाइजेशन किया, इन विच इंग्लैंड गॉट अ ह्यूज सक्सेस इन अपकमिंग एजेस। और फिर कॉलोनाइजेशन में तो क्या हुआ देख लीजिए आप, इंग्लैंड ने अमेरिका को भी गुलाम बनाए रखा और भारत को काफ़ी सालों तक गुलाम बनाए रखा, एंड वो चीज़ें उनके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस के रूप में देखने को मिली। द लिटरेचर इन दिस एज revolves around Chaucer and most of the writers had followed him for inspiration in creative writing. The Protestant revolt or revolution of this age has also changed a lot of things politically and socially. देखिए दो चीज़ें यहाँ पे बहुत डिफरेंटली समझने की जरूरत है आपको। चौसर ने जो लिखा, इस एज में जितने भी राइटर्स हुए उन्होंने उसी पैटर्न को, उसी चीज़ को, उसी तरीके की राइटिंग्स को फॉलो करने की कोशिश की। सेकंड चीज़, जो प्रोटेस्टेंट्स रिवोल्ट हुआ, जो किसान आंदोलन इंग्लैंड में हुए, उन्होंने भी पॉलिटिकली और सोशली जो पूरा का पूरा सिनेरियो था उसको कंप्लीटली चेंज उस जमाने में उनके लिए कर दिया। तो ये बात भी आपको बहुत ध्यान से समझनी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, बिकॉज आगे जो आने वाली एजेस है बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब इस एज के कुछ राइटर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि टॉमस मेलोरी है, विलियम डर्नबर है जिनको चौसर ऑफ स्कॉटलैंड कहते हैं, गार्विन डगलस है, जॉन स्केल्टन है, टॉमस मोर, यूटोपिया इनका वर्क है 1516 का, बहुत कमाल का वर्क है। बहुत बार सवाल पूछा गया है, जॉन स्केल्टन से भी सवाल पूछा हुआ है, गार्विन डगलस से सवाल पूछा हुआ है। ये चारों जो जितने भी राइटर्स आपके सामने इन स्लाइड्स में आएंगे, आप ये मान के चलिए कि उनसे, उनके वर्क्स से हमेशा सवाल आपको देखने को मिलेंगे किसी न किसी एग्जाम में, स्पेशली NTA UGC नेट में। आगे देखिए द एलिजाबेथन एज। देखिए इस एज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे बिकॉज ये एज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आगे देखते हैं। सो दिस एज हैज़ बीन नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इन दिस एज इंग्लैंड हैज सीन अ न्यू टाइम एंड अ फ्यू वेरी कमेंडेबल एंड बिग चेंजेस। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस एज में हुई जो कि बहुत ही कमाल की थी, जो बहुत ही डिफरेंट थी, और जिसने कहीं ना कहीं पूरे इंग्लैंड का जो आगे आने वाले टाइम पीरियड था उसको कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया। तो वो क्या क्या था, कैसे कैसे था, मैं आपको हर एक चीज़ को बहुत ही कमाल के तरीके से बहुत ही सूदली आपको समझाऊंगा। एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। अगर आप लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हो के शॉर्ट्स के पीछे भाग रहे हैं
कि शॉर्ट्स में कुछ मिल जाए हमें, 10 मिनट में कुछ वीडियो मिल जाए या 5 मिनट में कुछ वीडियो मिल जाए, हम लोग कुछ समझ लें, तो उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको पहले ही कह देता हूँ, लिटरेचर के स्टूडेंट्स को हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझना चाहिए, उसके पीछे की जो सोच है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में वही बच्चा क्वेश्चन कर पाएगा जिसको हर एक चीज़ का आसपास की जानकारी होगी, जिसको चीज़ों के बारे में बहुत डीपली नॉलेज होगी, वही उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके उन चीज़ों के आंसर्स को बहुत प्यार से समझ पाएगा। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की जो अंडरस्टैंडिंग है, जब आप किसी वर्क को पढ़ोगे तो उसके अंदर भी आपके काम आएगी, तो उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझने की आपको कोशिश करनी है। आगे देखिए, सो क्वीन एलिजाबेथ बिकेम द क्वीन एंड शी हैड इमर्ज्ड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल लीडर एंड शी हैड डन सम वंडर्स एट द टाइम एज अ रूलर। देखिए, पहली बात तो इस समय जो राजा की गद्दी पे जो बैठी वो एक महिला बैठी, और दैट इज अ वेरी बिग चेंज ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। और उसने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया। क्या क्या चेंज किया वो हम लोग देखेंगे। ड्यूरिंग हर रूल शी हैड गिवन हर फोकस टुवर्ड्स सेक्युलरिज्म। देखिए, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या हुआ? सेक्युलरिज्म का मतलब ये हो गया कि किसी भी पंथ, किसी भी धर्म को बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया। हर जो भी धर्म है, जो भी प्यूरिटन्स हैं, जो भी कैथोलिक्स हैं, उनको बराबर बराबर जो है इज्जत दी गई, बराबर बराबर राइट्स दिए गए, और उनको कोशिश की गई कि एक साथ रखने की, और वो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया। दैट इज़ वाई इट इज़ अप्रिशिएबल पार्ट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ कि उनके टाइम में किसी भी प्रकार की एंटी इनकम्बेंसी हमें देखने को नहीं मिली, किसी भी प्रकार के राइट्स, किसी भी प्रकार की जो है सामाजिक हलचल हमें देखने को नहीं मिली। बहुत ही शांत पीरियड था, और जहाँ पे शांत पीरियड होता है वहीं पर लिटरेचर पनपता है, तो वो उनका बहुत ही कमाल का काम था। शी हैज गिवन राइट्स इन कंफर्टेबल एनवायरनमेंट टू द प्रोटेस्टेंट्स एंड बिकॉज ऑफ दैट वी हैवंट सीन एनी बिग कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग हर टाइम, जो मैंने अभी आपको बात बताई। शी possesses a great interest in the field of art and because of her the form of drama get a lot of importance and she has given many artists the life changing opportunities. In her period drama became the prominent form of art. देखिए, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंटली समझनी है। जो भी साहित्य से जुड़ा हुआ इंसान था, क्वीन एलिजाबेथ ने उसको बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं प्लेटफॉर्म दिया कि आप आर्ट को डेवलप कीजिए, बहुत सारी चीज़ें कीजिए, और कमाल के तरीके से लोग फ्लरिश हुए उस एज में। आप विलियम शेक्सपियर को देख लीजिए, आप बहुत सारे राइटर्स को देख लीजिए, बेन जॉनसन को देख लीजिए, आप मार्लो को देख लीजिए, कमाल के राइटर्स थे और बहुत कमाल का काम उस एज में हुआ। शी हैड गिवन फ्रीडम टू द राइटर्स टू राइट इन ए बिग नंबर एंड राइटर्स लाइक ऑल द यूनिवर्सिटी वेट्स एंड शेक्सपियर हैड डन दैट इन सेम वे। कमाल का काम यूनिवर्सिटी वेट्स के जो राइटर्स जितने भी थे उन सब ने कमाल का काम किया, और शेक्सपियर ने तो इस पूरी एज को ओन किया है। उन्होंने बहुत कमाल का काम इस एज में किया है, और उसी वजह से इस एज को हम लोग शेक्सपियरन एज भी कहते हैं। दिस पीरियड वाज वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल वंस एंड बिकॉज ऑफ दैट द लिटरेचर ऑफ दिस एज गेट फ्लरिश्ड। और इस एज का जो पीसफुल पीरियड था, बहुत ही प्यारा पीरियड था, बहुत ही कमाल की रूलर थी, इस वजह से यहाँ पे इस एज में जो लिटरेचर है वो बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश हुआ, बहुत कमाल का काम हुआ, लोगों को बहुत अच्छे तरीके से मौके मिले काम करने को, इस वजह से उन्होंने बहुत कमाल का काम भी किया। आगे देखते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट राइटर्स इस एज के कौन कौन से हैं। एडमंड स्पेंसर हैं, फिलिप सिडनी हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, क्रिस्टोफर मार्लो हैं, रॉबर्ट ग्रीन हैं, टॉमस कीड है, जॉर्ज पील हैं। इन सब के बारे में आई विल बी डिस्कसिंग डिफरेंट वीडियोस। हर एक राइटर के बारे में एक एक वीडियो आपको मिलेगा। अभी बस आपको नाम याद रखना है, हर राइटर के बारे में बात करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं, प्यूरिटन एज। देखिए, इसको हम लोग थोड़ा सा 3 पीरियड्स में बांटेंगे। पहला पीरियड है जैकोबियन एज 1603 से 1625, ठीक है, और जेम्स फर्स्ट का राज होता है। कैरोलाइन एज, जिसको कैरोलिन एज भी कई लोग बोलते हैं, 1625 से 1649 एंड इंटर रेगनम। देखिए, इंटर रेगनम बहुत इंपॉर्टेंट एज है, इस पर मैं बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा आपके साथ, 1649 से 1660। तो ये जो सारे के सारे पीरियड्स हैं, वी विल बी स्टडिंग देम सेपरेटली, और इनमें जो भी राइटर्स हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ आपसे, हर एक राइटर पे वी विल बी टॉकिंग और बहुत अच्छे तरीके से बात करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस जैकोबियन एज। सो द एरा ऑफ लिटरेचर इज नेम्ड आफ्टर द किंग ऑफ इंग्लैंड जेम्स फर्स्ट, and James first was the son of Elizabeth's sister Mary first and James fourth of Scotland, ठीक है। देखिए, ये जो जेम्स फर्स्ट है, ये कोई इंग्लैंड के राजा नहीं थे, बिकॉज एलिजाबेथ ने शादी नहीं की थी, तो उनकी बहन और उनके बहनोई जो थे, उनका जो बेटा था
उसको यहाँ पे गद्दी पे बिठाया गया। हिज रियल नेम वाज जेम्स सिक्स्थ इन स्कॉटलैंड, बट व्हेन ही केम टू ग्रेव द थ्रोन हियर हिज नेम गॉट चेंज्ड इनटू जेम्स फर्स्ट। जहाँ पे वो स्कॉटलैंड में थे वहाँ पे वो जेम्स सिक्स थे, बट जब वो यहाँ आए तो उनका नाम जेम्स फर्स्ट किया गया, ठीक है, बिकॉज बिफोर हिम देयर वाज नो एनी रूलर नेम्ड जेम्स इन इंग्लैंड। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जेम्स नाम का पहले इंग्लैंड में कोई भी राजा नहीं हुआ करता था। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चीजों को समझना है। पहली चीज क्या है? इन दिस एज देयर वाज अ पॉलिटिकल अनरेस्ट। अनरेस्ट क्यों था? क्योंकि जैसे मान के चलो कि मैं अभी इंग्लैंड का राजा हूं, ठीक है, मेरी मृत्यु हो गई और मेरे राज्य में से किसी को राजा ना बनाकर मैं इंडिया से किसी को राजा बना दूं, तो कहीं ना कहीं उस एज में जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है, जहाँ पे कोई और चीज नहीं है, वहां पे लोगों में बहुत ज्यादा अविश्वास था। नेक्स्ट थिंग क्या है? द पीपल ऑफ इंग्लैंड इनिशियली डिडंट लाइक जेम्स एंड दे थॉट दैट ही इज नॉट देयर किंग। पहली चीज इन्होंने क्या सोची कि भाई ये जो है ये हमारा राजा नहीं है, ही इज आउटसाइडर, वो एक बाहर का व्यक्ति है, बाहरी आदमी है, हमें तो कोई भी मतलब उस चीज से बिल्कुल भी नहीं है। रॉबर्ट सेसिल बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, बहुत कमाल के व्यक्ति हैं, बहुत ज्यादा करीबी थे एलिजाबेथ के। A good administrator and a counselor for Queen Elizabeth helped James to have a good right on throne, and because of that, after some time, he didn't have any problem to be on the throne. Even the parliamentary people of England didn't like him, and James was a good and learned person. At this time, England improved its action of colonization and got its feet at the land of many countries, and India was one among them. देखिए 1600 के अराउंड जब जेम्स राजा बनता है तो चीज़ें ठीक नहीं थी। रॉबर्ट सेसिल ने उसको बहुत मुश्किल से राजा बनवाया, ठीक है, लेकिन चीज़ें चेंज हुई, लोगों के सामने बहुत अलग प्रकार की सिचुएशंस आने लगी, वो उनको अपना मानने को तैयार ही नहीं थे, तो चीज़ें थोड़ी ख़राब होने लग गई। बट जेम्स बहुत ही सीधा, बहुत ही सिंपल और बहुत ही विद्वान प्रकार के व्यक्ति थे, और उन्होंने क्या किया, अपना जो कॉलोनाइजेशन का काम था, भाई दो कंट्रीज उनको देखने को मिली हैं, एक अमेरिका मिली है, एक इंडिया मिली है, तो उसको कहीं ना कहीं वो जीतने की ओर चले। उन्होंने कॉलोनाइजेशन का काम अपने कार्य में, अपने कार्यकाल में जो है स्टार्ट कराया, और उसका बहुत बड़ा फल इंग्लैंड को आगे आने वाले पीरियड्स में मिला। तो आगे देखते हैं क्या चीजें हैं इसके अंदर। प्रोमिनेंट राइटर्स इस एज की बात करते हैं। बेन जॉनसन कमाल के राइटर, द एल्केमिस्ट बहुत कमाल का वर्क, ठीक है, फ्रांसिस बियोमोंट, जॉन फ्लेचर, जॉन डन, जॉन वेबस्टर कमाल के राइटर हैं, जॉन फोर्ड और जॉर्ज चैपमैन, ये बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, बहुत कमाल का इन्होंने काम किया। सब पे बात होगी, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ, वी विल बी डूइंग ईच एंड एवरी राइटर इन पर्टिकुलर वीडियोस। आगे हम लोग बात करते हैं, चलिए कैरोलाइन एज या कैरोलिन एज की बात करते हैं। देखिए, किंग चार्ल्स फर्स्ट वाज क्राउन्ड एज किंग ऑन द 5 मार्च 1625 एंड वाज अ विकेड एंड एरोगेंट किंग। देखिए, ये जो आदमी था थोड़ा सा खिसकेला था। खिसकेला मतलब थोड़ा सा ये चीज़ों को समझने वाले नहीं थे, सिचुएशंस को समझने वाले नहीं थे, और कहीं ना कहीं इनको लगता था कि जो मैं सोचता हूँ, जो मैं समझता हूँ, वो सबसे बेस्ट है। दुनिया क्या कहती है, जनता क्या कहती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। ही मैरिड Henrietta Maria, a Catholic girl. His marriage has created havoc among the people of England because their king has married a Catholic girl. लेकिन एक चीज आपको हमेशा समझनी है कि इंग्लैंड जो है वो कोई सेक्युलर कंट्री तो था, बट वहां पे प्यूरिटन्स का बहुत ज्यादा बोलबाला था, और प्यूरिटन्स का बोलबाला था तो आपने एक कैथोलिक लड़की से शादी करी, वो भी खुलेआम, तो लोगों को वो चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। A people of England follow Puritanism and their religion and they hate Catholic system, but Charles want to establish the Catholic system again into his reign। देखिए, एक दिक्कत उनकी क्या थी कि भाई मैंने शादी की तो की, लेकिन जिस धर्म में मैंने शादी की उसी धर्म को इस पूरे के पूरे इंग्लैंड को मानना पड़ेगा। ये जो एक जिद होती है, इस जिद ने उनका बहुत नुकसान कराया, और इसकी वजह से जनता जो है उनके पीछे हाथ धोके पड़ गई कि भाई हम तो प्यूरिटनिज्म को मानते हैं, आप कैसे कह रहे हो कि हम लोग कैथोलिज्म को माने, हम नहीं मानेंगे, हमें तो कोई मतलब नहीं है इससे, हम तो वही करेंगे जो हमें करना है। He also embarrassed parliamentarians by asking them to attack Spain। एलिजाबेथ ने और जेम्स ने स्पेन के साथ बहुत अच्छे अपने संबंध बनाए थे, बट इसको बेवकूफ़ी करनी थी कि भाई मेरा तो राज वहाँ पर भी है, मेरे तो, जब मैं आपको बहुत सारी फैमिली हिस्ट्रीज बताऊंगा यहाँ की तो हम लोग उस चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बट इनकी एक बेवकूफ़ी थी, इनका कोई स्ट्रेटेजिकल मूव नहीं था स्पेन पे अटैक करना। पार्लियामेंटेरियंस बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस चीज़ को, फिर भी ये करना चाहते थे। तो अगर आप जनता के खिलाफ, अगर आप अपने मंत्रियों के खिलाफ जाके काम करोगे तो उसका नुकसान तो आपको भुगतना
पड़ेगा। सो द पार्लियामेंटेरियंस वर अगेंस्ट इट एंड दे डिडंट सपोर्ट इन दैट एंड दैट स्टार्टेड अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल बिटवीन द रॉयलिस्ट्स एंड द पार्लियामेंटेरियंस। देखिए जो पार्लियामेंटेरियंस थे जैसे कि जॉन पिम थे, वो टोटली अगेंस्ट हिम एंड दे कैप्चर्ड हिम एंड किल्ड हिम विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल एंड हिज आर्मी। देखिए जब राजा अयोग्य होता है तो कोई ना कोई वहां पे निकल के आता है। जॉन पिम को लगा कि अब हमें ये मौका है बहुत अच्छे तरीके से क्राउन को कैप्चर करने का, वहां पे डेमोक्रेसी स्टेब्लिश करने का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल नाम के जो सैनिक दिमाग का जो थोड़ा सा मिलिट्री माइंडेड आदमी होता है उसको उन्होंने खड़ा किया और उसके थ्रू अपना जो है सारा का सारा इंग्लैंड को कैप्चर करवा लिया और चार्ल्स फर्स्ट को बीहेड करा दिया 30 जैन 1649 को। और ये बहुत बुरा दिन था इंग्लैंड की हिस्ट्री में, बिकॉज वहां पे चीजें बहुत ही बुरी तरीके से खराब हो चुकी थी। ऑन दिस डे इंग्लैंड हैज एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसी एंड एग्जीक्यूटेड मोनार्की देयर। अब यहाँ पे क्या है, अब डेमोक्रेसी है, मोनार्की वहाँ पे नहीं है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। एंड द पॉलिटिकल अनरेस्ट ऑफ दिस पीरियड हैड नॉट गिवन अ चांस टू द राइटर्स टू प्रोड्यूस सम वंडरफुल वर्क्स, बट देयर वर फ्यू राइटर्स हु हैड रिटन सम वर्क्स एंड क्रिएटेड समथिंग ब्यूटीफुल इवन इन दोस टाइम्स। देखिए इतना बुरा समय होने के बावजूद भी कुछ राइटर्स थे जिन्होंने कमाल का काम किया, और उनमें से जो राइटर्स थे वो कौन कौन से थे, थॉमस ब्राउन, रिचर्ड लवलेस, एंड्रयू मार्वल, जॉन सकलिंग, रॉबर्ट हैरिक, एंड्री वोगन। कमाल की पोइट्री और सारी की सारी आपको देखने को मिलेगी रोमांटिक या फिर थोड़ी रिलीजियस पोइट्री जो इन लोगों ने लिखी, और बहुत कमाल का वर्क। आगे देखिए इंटररेग्नम। इंटररेग्नम की हम लोग बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड है। देखिए इंटररेग्नम जो है वो 10 साल का पीरियड है, बट कमाल का पीरियड है और बहुत जरूरी है। इस चीज़ को समझने के लिए आपके सामने वो सारी जो बातें हैं वो मैं धीरे धीरे रखने की कोशिश करूंगा। सो दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हैड क्रिएटेड अ फ्यू ग्रेट इम्पैक्ट्स ऑन द कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंग्लैंड। देखिए जो सामाजिक है, जो सांस्कृतिक है और जो भी राजनीतिक जो भविष्य है इंग्लैंड का, उसको इस पूरे के पूरे पीरियड ने चेंज किया। कैसे चेंज किया मैं अभी आपको बारीकी से सारी बातें समझाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। ओलिवर क्रॉमवेल हैड द पावर टू कंट्रोल इंग्लैंड एंड हिज पावर एंड हिज आर्मी मेड हिम अ डिक्टेटर एंड ही स्टार्टेड हिज डिक्टेटरशिप एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द लॉर्ड प्रोटेक्टर। देखिए अब आपने क्या किया, आपने राजतंत्र हटा दिया, आपने एक ऐसा लोकतंत्र स्थापित किया जिसका जो मालिक है वो एक ही बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड और बहुत ही मिलिट्री माइंडेड, जिसको सिर्फ और सिर्फ दो चीजें दिखती है, या तो जीत या हार, उस प्रकार के व्यक्ति को आपने वहां पे अपना सर्वे सर्वा बनाया। अगर आपने सर्वे सर्वा बनाया तो उसकी चांसेस 100% चांसेस हैं कि वो क्या करेगा, ही विल मिसयूज हिज पावर, जो कि इस केस में ओलिवर क्रॉमवेल ने किया। उन्होंने क्या किया कि भाई साहब मैं जो हूं, मैं इंग्लैंड का लॉर्ड प्रोटेक्टर हूं, अपुनिच भगवान है और अपन जो सोच रहा है वही होगा, नहीं करते हो तो घर जाओ, कोई मतलब नहीं, मार दिए जाओगे, कोई माफी नहीं मिलने वाली, कोई चीज़ों को ढंग से नहीं रखा जाएगा। और जब आप डिक्टेटरशिप की ओर जाते हो तो हालत ये हो जाती है कि जनता को सुनने वाला कोई भी नहीं बचता, और वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिनारियो इंग्लैंड का बहुत बुरी तरह से ध्वस्त हुआ। जनता के अंदर अविश्वास आया और जनता बहुत बुरी तरह से इस शासन से क्या हो गई, त्रस्त हो गई। He distributed the state of England to be ruled by the general major which were appointed by him। सारे के सारे मेजर्स को पूरा का पूरा इंग्लैंड बांट के दे दिया। He also established a saint parliament instead of the parliament of the royalists। और कोई जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कोई पॉलिटिशियंस होते हैं, उनकी कोई पार्लियामेंट उसने नहीं बनाई, उसने एक सेंट पार्लियामेंट बनाई, उसने एक संतों की परिषद बनाई और उसी परिषद के थ्रू उसने शासन करना स्टार्ट किया, जैसा कि जनता नहीं चाहती थी, जैसा इंग्लैंड के लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। द फॉलोवर्स ऑफ क्रॉमवेल वांट्स him to become the king of England, but he denied, and his son Richard Cromwell became his successor, and from this time the rule of dictatorship started to decline। देखिए पिता बहुत ही ज्यादा क्रूर था, बहुत ही रूथलेस थे, ठीक है, बट बेटा वैसा हो या बेटे में वो सेम क्वालिटीज हों वो जरूरी नहीं है। तो जब उनका बेटा रिचर्ड क्रॉमवेल जब लॉर्ड प्रोटेक्टर बना, जब सक्सेसर बना, जब उत्तराधिकारी बना, तो लोगों ने देखा कि इसमें इतना दम नहीं है, तो उसी तरह से चीज़ों को बहुत धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश की गई और वहां से चीज़ें चेंज होती हुई भी नजर आई। जनरल जॉर्ज मोनाक
has asked Charles II to be the king of England because Parliament has forced Richard to left and let the monarchy be reestablished. देखिए, आपने गलतियां की, आपको समझ में आ गया, इसीलिए पार्लियामेंट ने क्या किया भाई, और रिचर्ड को बोला कि भैया आप आ जाओ, गद्दी से नीचे आ जाओ, हम तो अब वापस अपना राजतंत्र स्टैब्लिश करने वाले हैं। आगे इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान से समझिए। This particular time had a few different incidents which have impacted a lot of writers to write a lot of things. The parliament have recently closed the theaters, and after that they have established a licensing system for the writers, and they started censoring their works, and they made sure that they are writing against the government or they are doing something controversial. एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, इस चीज को एज को बहुत ध्यान से समझिएगा। इस एज में लाइसेंसिंग जो कल्चर है वो बहुत प्रमोट हुआ, और कहीं ना कहीं ये देखने को मिला कि अगर आप सरकार के खिलाफ लिखते हो तो आपको मौत के घाट उतारने में कोई भी संकोच नहीं किया जाएगा, या फिर आपका वर्क जो है वो पब्लिश नहीं होने दिया जाएगा। इस प्रकार का कार्य उस एज में होता था। जॉन मिल्टन ने इस एज का, इस प्रकार की जो चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा तरीके से उन्होंने कहीं ना कहीं उसका विरोध किया, और चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। आगे देखते हैं इस एज के इंपॉर्टेंट राइटर्स कौन कौन से हैं। आई होप आपको अभी तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, इस एज के जो इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। जॉन मिल्टन, जेरेमी टेलो, इसाक वॉल्टन, थॉमस फुलो, रिचर्ड बैक्स्टर, रॉबर्ट बॉर्टन, बहुत कमाल के राइटर्स हैं। इसमें से हमें जो पढ़ने वाले राइटर्स हैं रिचर्ड बैक्स्टर, रॉबर्ट बॉर्टन और जॉन मिल्टन, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जेरेमी टेलर छोटा मोटा हम लोग बात कर सकते हैं, बट ये राइटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आगे देखते हैं द रेस्टोरेशन। देखिए, अब आपके सामने एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया मोनार्की जो है वापस आ चुकी है, और उस एज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। वो क्या क्या होते हैं हम लोग देखते हैं। सो दिस एज हैज अ वेरी डिफरेंट नोशन देन इट्स प्रीवियस एज। इन दिस एज इंग्लैंड हैड सीन द रिटर्न ऑफ मोनार्की एंड दे हैव फेल्ट that for them dictatorship was a hard thing to follow. उनको ये तो समझ में आ गया कि जो ये अराजकवाद है, जो एक व्यक्ति का शासन है, वो किसी भी तरीके से हमारे लिए ठीक नहीं है। Charles II became the king and the things started changing. He was a Catholic, but after being the king he had changed his religion to Puritanism, क्योंकि जनता के सामने आपको वही रहना है जो जनता देखना चाहती है। ठीक है, because at that time majority of people were following Puritanism and they don't want any Catholic king to rule them. In this age we have also seen the bloodless revolution 1688 की हम लोग बात कर रहे हैं, where the son of Charles II thrown out of the throne by the people of England because he was a Catholic, and then here comes the rule of Queen Mary and his husband William of Orange, the rulers of England. देखिए, चार्ल्स सेकंड का बेटा आया, बट वो कैथोलिक था, उसको वहां से हटा दिया गया, क्योंकि भाई जनता को लगा कि ये हमारे काम की चीज नहीं है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, हम किसी भी प्रकार से कैथोलिक राजा तो स्वीकारेंगे ही नहीं। तो उसके बाद क्वीन मैरी और विलियम ऑफ ऑरेंज जो है उनका वहां पे शासन हुआ, और वो शासन ज्यादा अच्छे टाइम तक चला नहीं। द पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हैव अफेक्टेड इट्स लिटरेचर एंड ऑल्सो गिवन अ चांस टू अ लॉट ऑफ राइटर्स टू गेट डेवलप्ड एंड राइट सम न्यू काइंड ऑफ वर्क्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ आर्ट विच वाज डेवलप्ड इन दिस एज वाज ड्रामा। देखिए, ड्रामा एलिजाबेथन एज के बाद 1603 के बाद इतना कोई बहुत प्रोमिनेंटली नहीं देखने को मिला, बट इस एज में हमें कहीं ना कहीं ड्रामा वापस देखने को मिला। एंड ड्रामा हैज सीन अ राइज इन इट्स पॉपुलैरिटी एंड कॉमेडी ऑफ मैनर्स बिकेम द मेन थिंग टू वॉच। कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब आपको जानने को मिलेगा, बट अभी आपको ये चीज समझ लीजिए कि इस एज में कॉमेडी ऑफ मैनर्स की बात हो रही है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ दिस एज वाज जॉन ड्राइडन एंड वाज प्रोड्यूस्ड सम ग्रेट वर्क फॉर लिटरेचर। बहुत कमाल का काम ड्राइडन ने इस एज में किया, और वो चीज हमें देखने को मिलती है। चलिए देखते हैं कौन कौन से राइटर्स हैं इस एज के अंदर। तो जॉन ड्राइडन है, जॉन बनियन, जॉर्ज इथरनेज, विलियम कॉन्ग्रीव, जॉर्ज फैक्युआ, विलियम वॉकरली, सर जॉन वेनबर्ग, एफ्रा वैन, विलियम चैम्पल, जॉन लॉक, सैमुअल पिपीज, जॉन एवलिन, ये कमाल के राइटर्स हैं, बहुत कमाल का इन्होंने काम किया, और कहीं ना कहीं इन सारे राइटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। खास करके जॉन ड्राइडन के हम लोग बारे में बात करेंगे, एफ्रा बैन के बारे में हम लोग बात करेंगे, विलियम टेम्पल के बारे में हम लोग बात करेंगे, जॉन लॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये राइटर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखते हैं।
ऑगस्टन एज या एज ऑफ पोप, या फिर इसको अपन बोलते हैं नियो क्लासिक एज, रोमांटिक एज से जस्ट पहले की जो एज है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं. सो द ऑगस्टन एज हैज बीन नेम्ड आफ्टर क्वीन एनी एंड शी हैड अ वेरी स्मॉल रेन एंड आफ्टर दैट हर कजिन जॉर्ज फर्स्ट बिकेम द किंग एंड आफ्टर हिम जॉर्ज सेकंड रूल्स फॉर सम टाइम. ये कुछ राजा थे जो इस एज के अंदर थे. दिस एज हैज ए फ्यू other names like age of pope, age of enlightenment, age of neoclassicism and age of डॉक्टर जॉनसन. तो कमाल कमाल के राइटर्स अलेक्जेंडर पोप एंड डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये कमाल के राइटर्स हैं. उनके आफ्टर इस एज के नाम को भी दिया गया, तो अपन ये समझ सकते हैं कि उन्होंने कितना कमाल का काम किया. सो दिस एज हैज seen a few very big changes in terms of literature. Few new terms were introduced at the time like satire, elegy, irony, novel and essays. देखिए नॉवल और एसेज खास करके इस एज से पहले बहुत ही कम लिखे जाते थे, न के बराबर लिखे जाते थे. तो अभी इस एज में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी लिखने का मौका राइटर्स को मिला और बहुत कमाल का काम इस एज में हुआ. तो सटायर्स वो मेड पॉपुलर बाय द राइटर्स लाइक अलेक्जेंडर पोप एंड द एसेज हैड गॉट इट्स हाई पोजीशन बिकॉज ऑफ द राइटर्स लाइक जोसेफ एडिसन एंड रिचर्ड स्टील. देखिए अब आपको जाके देखने को मिलेगा कि एसेज भी पब्लिश होने लगे हैं, पब्लिशिंग हाउसेस भी हैं और कहीं ना कहीं लोगों को पढ़ने का शौक भी लग चुका है. ठीक है, और कमाल कमाल के वर्क्स इस एज में देखने को मिलेंगे हमें. तो ये आपको बातें समझने की कोशिश करनी है. इन दिस एज द राइटर्स हैव स्टार्टेड डूइंग वन मोर थिंग एंड दैट इज दैट दे हैव स्टार्टेड रीडिंग ग्रीक एंड लैटिन वर्क्स. कमाल की बात यह होती है कि इस एज के अंदर आप जब जॉन कीट्स के बारे में बात करेंगे, हम लोग जब पीबी शेली के बारे में बात करेंगे, जब एस टी कॉलरिज के बारे में बात करेंगे, उनके वर्क्स के आप नाम भी देखोगे तो कहीं ना कहीं ग्रीक और लैटिन वर्क्स से ही निकल के आएंगे. तो ये इस बात को साबित करता है कि भाई जिसने ग्रीक और लैटिन लिटरेचर पढ़ा उसको उस एज में बहुत ही लर्नेड माना जाता था. जैसे जॉन मिल्टन है, जॉन मिल्टन को ये सारी की सारी जो वर्क्स हैं ये बहुत अच्छे तरीके से आते थे, तो उनको कहीं ना कहीं उस एज का बहुत प्रोमिनेंट राइटर माना जाता था क्योंकि उन्होंने उस एज में बहुत कमाल का काम किया और ये सारी चीज़ों की नॉलेज उनको थी. तो वही चीज़ है कि इस एज के राइटर्स ने भी ग्रीक एंड लैटिन वर्क्स को जो है पढ़ना स्टार्ट किया एंड दे हैव स्टार्टेड कॉपिंग देम एंड स्टार्टेड ट्रांसलेटिंग देयर वर्क्स ऑल्सो. इस एज के राइटर्स ने बहुत अच्छे तरीके से उन वर्क्स को ट्रांसलेट करना भी स्टार्ट किया. ठीक है, एंड द लाइक्स ऑफ ट्रांसलेशन बाय अलेक्जेंडर पोप बिकम वेरी फेमस. और जो अलेक्जेंडर पोप ने जो ट्रांसलेशंस किए वो उस एज में बहुत फेमस भी हुए. So in this age the printing of the books became very easy and affordable, and because of that people started reading books. And when they get to read the replacement of drama in this age, which is novels like Robinson Crusoe, Pamela, The Tale of Tom and Joseph Andrews, जब उनको novels देखने को मिली ड्रामा की जगह तो वो लोग बहुत उत्साहित हुए और लोगों ने बहुत पसंद किया novels को, और आगे चल के novels बहुत ही prominent form of writing बन गई लिटरेचर में और जिसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा और जिसपे बहुत सारे राइटर्स का करियर रेस्ट करता है. तो इंपॉर्टेंट राइटर्स इस एज के कौन कौन से हैं आपके सामने देख लीजिए. अलेक्जेंडर पोप, रॉबर्ट प्लायर्ड, थॉमस ग्रे और जोनाथन स्विफ्ट, डेनियल डिफो, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, जोसेफ एडिसन, रिचर्ड स्टील, ओलिवर गोल्डस्मिथ, लॉरेंस स्टर्न, हॉरेस वॉलपोल, डॉक्टर जॉनसन या फिर उनको बोलते हैं सैमुअल जॉनसन. तो ये जो राइटर्स हैं ये इस एज के बड़े इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर्स हैं. ये आपको बात को समझना है. आप अगर इन राइटर्स के नाम याद रख लोगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा आपका होने वाला है. आगे देखते हैं तो रोमांटिक एज. देखिए सो द रोमांटिक एज इज बहुत और कह सकते हैं कि बहुत ही कमाल की एज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एज है क्योंकि इस एज में आम आदमी को लिटरेचर में जगह मिलने वाली थी. उसकी भावनाओं को, नेचर को, खूबसूरती को, जो अंदर आदमी की खूबसूरती होती है, जो लोगों की बिलीव्स होते हैं, जिन चीज़ों पे उनका विश्वास होता है, तो उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं लिटरेचर लिखा जाने लगा. उससे पहले किसी ने लैटिन लिटरेचर पढ़ लिया, किसी ने ग्रीक लिटरेचर पढ़ लिया, उसमें जो बातें हैं उसको कॉपी किया, उसको समझा, उसको अपने वे में लिखने की कोशिश की. कोई नया उसमें इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई नई भावना नहीं है, कोई कॉमन लोगों की बात नहीं है क्योंकि इससे रोमांटिक एज से पहले जो लिटरेचर है या जो बुक्स है वो जो पढ़ने का काम है वो कहीं ना कहीं लोग ये मानते थे कि जिनके पास पैसा है, जो एरिस्टोक्रेट लोग हैं वही कर सकते हैं. सामान्य आदमी के लिए लिटरेचर लिखा ही नहीं जाता था. तो अब हम बात करते हैं इस एज के बारे में. देखिए सो दिस एज हैज़ बीन अराइव्ड इन इट्स करंट फॉर्म बिकॉज ऑफ अ फ्यू इंसिडेंट्स लाइक द फ्रेंच रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड अमेरिकन इंडिपेंडेंस. देखिए अमेरिका की आज़ादी हुई, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ और जो है औद्योगिक विकास इंग्लैंड में होने लगा. तो यहाँ से चीज़ें जो हैं वो चेंज होने
लगी, और उसका क्या क्या इम्पैक्ट है वो मैं आपको बहुत डिटेल में जब अलग अलग तरीके से हम जब राइटर्स को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको हर एक चीज़ को बताऊंगा। अभी आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच एज हैज़ बीन अफेक्टेड मोस्ट बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और अमेरिकन इंडिपेंडेंस। तो उसका आंसर आपको देखने को मिलेगा द रोमांटिक एज। सो द जॉर्ज थर्ड वाज द किंग ऑफ दैट टाइम एंड ही वाज अ वेरी विकेड किंग। विकेड मतलब सन की आदमी था। एंड दिस एज हैज सीन सम न्यू फॉर्म्स ऑफ नॉवेल्स लाइक गॉथिक, हिस्टोरिक एंड नॉवेल ऑफ मैनर्स। गॉथिक मतलब भूतहा, ठीक है, हॉरर काइंड ऑफ नॉवेल्स यहाँ पे लिखी गई, एंड हिस्टोरिक लिखी गई और नॉवेल्स ऑफ मैनर्स लिखी गई, जहाँ पे कुछ डिफरेंट जो आदमी की एक नेचर होता है, जो उसके मैनर्स होते हैं, उसको डिपिक्ट करने की कोशिश की गई। एंड दिस एज हैज स्टार्टेड इट्स नर्चरिंग इन अर्ली 1795 when William Wordsworth met S.T. Coleridge and for the first time, and they have started thinking about the real meaning of imagination, फैंटेसी एंड यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज। जब पहली बार दो बड़े राइटर्स एस.टी. कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ मिलते हैं तो उन लोगों ने सोचा कि यार इमेजिनेशन को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इमेजिनेशन क्या होती है, कितना इंपॉर्टेंस होती है उसकी, फैंटेसी क्या होती है, और कॉमन लैंग्वेज के थ्रू भी क्या हम लिटरेचर लिख सकते हैं। तो जब ये सारी की सारी चीज़ें जनता के सामने आई तो उस तरह से लिटरेचर को भी लिखा गया। सो द रोमांटिक्स हैव सीन नेचर एज देयर इनेट मैटर ऑफ इंटरेस्ट एंड दे हैव वांट टू एक्सप्लोर द डायनामिक्स ऑफ नेचर within their society, and they have started talking about the relation of common people and nature. कॉमन लोगों और नेचर के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बात होने लगी और चीज़ें उसी तरह से चलने लगी, और उन चीज़ों को बहुत ही बेटर तरीके से सामने रखे जाने लगा राइटर्स के द्वारा, और बहुत कमाल का काम इस एज में होने लगा। Criticism has its new phase in the works like Epigraphia Literaria and Lyrical Ballads. ये दोनों वर्क्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कमाल का काम होता है। बायोग्राफिया लिटरेरिया अगर आप लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ोगे तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। इमेजिनेशन की थ्योरीज, फैंटेसी क्या होती है, कितना इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज, प्रोज के लिए लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, पोइट्री के लिए लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे वर्क में है। लिरिकल बैलेड्स में कमाल की पोएम्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। नॉवेल्स ऑल्सो हैज सीन अ ग्रेट एडवांसमेंट इन दिस पीरियड। राइटर्स लाइक जॉन ऑस्टिन एंड मैरी शेली हैव चेंज्ड द फेज ऑफ नॉवेल्स। बहुत कमाल के नॉवेल्स इन्होंने लिखे। फ्रैंकेस्टीन बहुत कमाल की नॉवेल है। द प्राइड एंड प्रेजुडिस बहुत कमाल की नॉवेल है, बहुत कमाल का काम। एमा बहुत कमाल की नॉवेल है। तो ये बहुत सारे वर्क्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पैक्ट किया है इस पूरी एज को। देखते हैं राइटर्स कौन कौन से हैं इस एज के अंदर। विलियम वर्ड्सवर्थ बहुत कमाल के राइटर, एस.टी. कॉलरिज और रॉबर्ट बर्न्स, विलियम ब्लैक, वॉल्टर स्कॉट, जैन ऑस्टिन, लॉर्ड बायरन, पी.बी. शेली, जॉन कीट्स, विलियम हैजलिट एंड चार्ल्स लैम्ब। देखिए इनमें बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जिन पे डिफिकल्टली और बहुत ही डेफिनेटली अलग से बात होनी चाहिए, उन पे अलग से बात भी होगी, सो उसकी टेंशन ना लीजिएगा। आगे देखते हैं यहाँ पर विक्टोरियन एज मेरी वन ऑफ माय फेवरेट एजेस है इस पूरी की पूरी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो राइटिंग्स लिखी गई। तो वहाँ पे चीज़ें बहुत ही चेंज होती हैं और बहुत कुछ अलग होता है लिटरेचर के अंदर। कैसे होता है मैं आपको समझाऊंगा। व्हेन द रेन ऑफ विलियम IV गॉट ओवर द अर्ली एट द एज ऑफ 18, Queen Victoria has become the monarch of England and on her name the age was named। ठीक है, विक्टोरिया क्वीन जो विक्टोरिया जो है वो रानी बनती है इंग्लैंड की और उन्हीं के नाम पे विक्टोरियन एज जो है इसका नाम रखा जाता है। दिस एज हैज़ अ वेरी फ्यू ग्रेट सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फीचर्स। बहुत कमाल की इस पूरी की पूरी जो एज है उसमें चेंजेस होते हैं और उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और वो इम्पैक्ट क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। सो इन दिस एज इंग्लैंड हैज़ एमर्ज्ड एज इंडस्ट्रियल पावर। London city has been developed in a never seen way and it has all the big industries like machinery, textile and scientific industries। ठीक है, अभी क्या हो गया, पैसा तो इनके पास बहुत था भाई, सारी दुनिया से लूट के ये लोग पैसा लेके आ रहे थे, तो पैसा बहुत था और उस लूटे हुए पैसे से ये लोग क्या कर रहे थे, सारी की सारी इंडस्ट्रीज जो भी इनको लगानी थी वो सारी की सारी ये लोग लगा रहे थे। सो द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज क्रिएटेड अ क्लास कॉन्फ्लिक्ट अमंग द ओनर्स ऑफ द मिल्स एंड द वर्कर्स हु वर वर्किंग फॉर देम एंड बिकॉज ऑफ देम दैट द रिफॉर्म बिल केम। देखिए दो चीजें होती हैं, आपके पास पैसा आया, आपने बहुत सारी इंडस्ट्री लगाई, तो वो पैसा फिर समाज में जाएगा भी, तो एक वर्ग तो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया और एक वर्ग क्या रह गया,
बहुत ज़्यादा गरीब रह गया, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि लोगों में क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी होने लगे। अब इस चीज़ के अंदर आपको लिटरेचर में भी देखने को मिलेगा, जब चार्ल्स डिकेंस जब राइटर्स के बारे में बात करते हैं, जब इस दुनिया के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो ये बात करते हैं कि भैया इस दुनिया में क्लास कॉन्फ्लिक्ट तो है। Politically, this age was very important for England because persons like J.S. Mill has talked about the democratic rights of people and made them aware। देखिए J.S. Mill का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं मानता हूँ वो ये मानता हूँ कि इन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बहुत बात की, ठीक है, डेमोक्रेटिक राइट्स के बारे में बहुत बात की, और कहीं ना कहीं इससे चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। England was very strong at that time because it has its colonies all around the world from where they get money, raw material and sources to function their industries। और इंग्लैंड इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका था क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं, रॉ मटेरियल की कोई कमी नहीं, और हर चीज़ उनके पास उपलब्ध थी, और उन्होंने अपना जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बहुत तेज़ी से उस एज में किया था, और कहीं ना कहीं राइटर्स को भी उस टाइम अच्छा खासा पैसा मिलने लगा था। जैसे कि चार्ल्स डिकेंस है, बहुत कमाल का पैसा उन्होंने इस एज में कमाया, और बहुत कमाल के राइटर्स भी वो थे। द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कंडीशन ऑफ इंग्लैंड हैव इम्पैक्टेड मेनी राइटर्स, बिकॉज ऑफ दैट दे स्टार्टेड पोर्ट्रेइंग लंदन एंड इट्स सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन इन देयर नॉवेल्स एंड पोएम्स। इन दिस एज novel flourished and we have to see many female writers also। Poetry became aesthetic and criticism also get flourished by the writers like मैथ्यू आर्नोल्ड। देखिए मैथ्यू आर्नोल्ड ने क्रिटिसिज्म की बात की, चार्ल्स डिकेंस ने जो सोसाइटी की जो रियलिटीज़ है उनके बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया कि भैया जो सोसाइटी आप लोग अपने फिल्मों में दिखाते हो या दुनिया के सामने जो प्रेजेंट करते हो, एग्जैक्टली ऐसा कुछ भी नहीं है। सोसाइटी में बहुत फ्लॉज हैं, बहुत कमियां हैं, और उन चीज़ों को दिखाना भी राइटर्स का काम होना चाहिए। आगे देखते हैं, चलिए। मेजर राइटर्स ऑफ दिस एज कौन कौन से हैं? चार्ल्स डिकेंस, विलियम मैकपीस थैकरे, और जॉर्ज एलियट, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, डीजी रोसेटी, शार्लोट ब्रोंटे, एमिली ब्रोंटे, एनी ब्रोंटे, ब्रोंटे सिस्टर्स, टॉमस हार्डी, कमाल के राइटर्स, कमाल के वर्क्स, कमाल की चीज़ें इन्होंने लिखी। एलिजाबेथ गैस्कल, कमाल की राइटर हैं, बहुत कमाल के वर्क्स इन्होंने लिखे। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी राइटर इन डिफरेंट वीडियोज़। ऑस्कर वाइल्ड बहुत ही अल्टीमेट राइटर है। मैथ्यू आर्नोल्ड बहुत ही अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छी पोएम्स इन्होंने लिखी। डोवर बीच वन ऑफ माय फेवरेट पोएम्स है, और बहुत कमाल का काम इन्होंने किया। वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी राइटर, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आगे देखते हैं मॉडर्न एज। देखिए मॉडर्न एज जो है वो आज की डेट में हम देख सकते हैं कि जो पोएट्री, जो चीज़ें, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है या हमारा जो सोशल सिनेरियो है, उसको लेके जो चीज़ें, जिस प्रकार की राइटिंग्स उस एज में की गई, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो दिस एज वाज ए एज ऑफ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल एंड philosophical situation. England has established itself as a great power of the world, and when in 1851 the Great Exhibition happened, world get to know about the real wealth and prosperity of England, and that time many of the colonies of England have started revolting, and countries like Japan, Germany, Italy, America and African countries were also trying to make a place for them in this world। देखिए ग्रेट एग्जीबिशन आपके सामने एक वर्ड देखने को मिल रहा है 1851 में। तो इंग्लैंड ने क्या किया, सारी दुनिया के देशों को बुलाया और उनको अपनी अपनी फैक्ट्रीज और जो भी उनका डेवलपमेंट है, वो कमाल का जो भी प्रेजेंस थी उस एज के अंदर, वो सारी की सारी इन दुनिया के देशों को दिखाई कि देखो, सीखो हमसे कुछ बेवकूफ़ों, हमने इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज डेवलप कर दी। तो फिर जापान को, जर्मनी को, इटली को, अमेरिका को लगा कि यार हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए। और उनके साथ फिर दिक्कत ये भी हुई कि इसी टाइम 1857 का रिवोल्ट हुआ ही था, फिर अफ्रीकन कंट्रीज में रिवोल्ट होने लगा, तो कहीं ना कहीं सिचुएशंस धीरे धीरे चेंज होने लगी। और यहाँ की जो राइटर्स थे वो भी इस कॉलोनाइजेशन वगैरह के बारे में बात करने से हिचकिचाते नहीं थे। उन्होंने भी बहुत सारी पोएम्स उस एज के अंदर इस चीज़ को दर्शाते हुए लिखी कि भाई ये इंग्लैंड का जो कॉलोनाइजेशन है वो कितना पेनफुल, कितना भयानक और कितना ड्रास्टिक उन कंट्रीज के लिए है जिनको उन्होंने कॉलोनाइज किया है। आगे देखिए, सो द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लैंड हैज मेड देम feel that they were greater and they can do whatever they want to do, but as a society they were degrading because they were not caring about morality, spirituality and ethical development of the age। एक चीज आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि जब आप पैसे के पीछे भागते हो तो आपके घर में क्या हो रहा है, बच्चों के क्या रिलेशंस हैं, ठीक है, परिवार कैसे बढ़ रहा है, समाज के अंदर क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, कुछ
मतलब नहीं होता। इसीलिए आज आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखोगे तो किसी भी प्रकार की मॉरलिटी वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कोई भी कल्चरल एक एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल भी नहीं है, और वो उसी एज से हमें देखने को मिलता है। इन इंग्लैंड पीपल बिकम करप्ट, सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश। ये बिल्कुल हुआ क्योंकि भाई पैसा कमाना है, पैसे के पीछे भागना है, तो फिर वो सारी की सारी चीजें तो भूल ही जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ देयर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दे फॉरगॉट टू डेवलप द पीपल ऑफ देयर कंट्री। और फिर जब लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, जब चीजें लोगों के अंदर मॉरलिटी नहीं डेवलप की गई, तो कहीं ना कहीं उनकी सोसाइटी का डिग्रेड होना भी बनता है। At this period, a few countries like Japan, Russia, Italy, and Ethiopia were seeing an emergence of war situation, and it started with a war between Russia and Japan, and the beginning of First World War in 1914 and has changed a lot of things for many people. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने बहुत सारी चीजों को चेंज कर दिया था। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज चेंज्ड द वे ऑफ लाइफ एंड पीपल स्टार्टेड फीलिंग मीनिंगलेस, एंड दे आल्सो फेल्ट दैट दिस वर्ल्ड इज अबाउट एक्सप्लॉइटेशन, पावर एंड किलिंग्स। देखिए, जो वॉर होती है ना, जो युद्ध होता है, अब पुराने जमाने में जो युद्ध होते थे, जो भारतीय राजा आपस में लड़ते थे, तो उसका एक बहुत ही मोरल, बहुत ही एथिक एक रीजन होता था, बहुत ही एथिकल एक रीजन हुआ करता था, और वो वॉर उतने ही उस युद्ध स्तर तक समेट कर ही रही जाती थी। उससे जनता को या आम लोगों को कोई ज्यादा भारी नुकसान उठाना नहीं पड़ता था। बट इन वॉर्स में क्या हुआ, जापान में क्या हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ, इंग्लैंड की तो शायद ऐसा कोई घर नहीं था जहां से कोई बच्चा शहीद नहीं हुआ हो, तो इतना इम्पैक्ट वहां पे था, और इतना कमाल का सारा सारा वो जो चीजें थी लोगों के सामने, इतना ज्यादा भीषण युद्ध हुआ कि परमाणु बम वगैरह बहुत सारी चीजें जो देखने को मिली, तो उसने लोगों का माइंडसेट बहुत नेगेटिव जो है उस एज में कर दिया था। The people of England and the whole world have seen the drastic effect of war, and the people also seen that the war have created a lot of mess। कि भाई जो war है वो चीज समाज के लिए ठीक नहीं है, वो कहीं ना कहीं पूरे के पूरे विश्व को समझ में आ गया था। After the World War First ends, the whole world came together and established UNO, and that was also a failure of a venture because it can't create any impact on World War II, and is generally said to have begun on 1st September 1939 with the invasion of Poland by Germany and subsequent declarations of war on Germany by France and England। देखिए क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक संस्था बनाई गई यूएनओ, बट यूएनओ ने क्या नहीं कर पाई, वो 1 सितंबर 1939 को जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई वो नहीं रोक पाई, तो फिर जनता का विश्वास और खत्म हो गया, ठीक है। और जो साम्राज्यवादी देश है, उनकी क्या नीतियां रीतियां रही हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों को जानने को मिली। एट दैट टाइम एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ सुपर पावर, एंड दैट हैव क्रिएटेड अ सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी अमंग पीपल। और जब आप हर चीज को छोड़ दोगे, मोरालिटी को छोड़ दोगे, आप दुनिया के बारे में सोचना छोड़ दोगे, आप पावर के पीछे भागने लग जाओगे, तो कहीं ना कहीं आप इंडिविजुअल ही रह जाओगे, आपके पास किसी भी प्रकार की एक कम्युनिटी नहीं बचेगी। और वही चीज उस जमाने में हुई, पूरी की पूरी दुनिया के लोग जो थे वो अकेले पड़ गए, कोई भी उनको राह दिखाने वाला नहीं था, और उनके सामने एक बात तो सामने आ गई कि भाई लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअलिटी है, कोई कम्युनिटी की फीलिंग नहीं है, कोई कल्चरल एक कह सकते हैं टुगेदरनेस की फीलिंग नहीं है। और उसने बहुत इम्पैक्ट किया उस एज के लिटरेचर को, उस एज की राइटिंग्स को, उस एज के राइटर्स को। सो द इफेक्ट ऑफ वॉर ऑन लिटरेचर क्या था, World War First and World War Second have shown people that their war can be so cruel and it can kill millions of people and can destroy thousands of families, so that time a few different things emerged like class conflicts, aristocrats, war poetry, the depiction of sexuality and the moral and spiritual degradation and a sense of nothingness। देखिए एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी है कि जब बहुत सारे लोग मर जाते हैं, जब बहुत सारी माओं को अपने बेटे खोने पड़ते हैं, जब बहुत सारी पत्नियों को अपने पति खोने पड़ते हैं, तो बहुत सारी चीजें खराब होती हैं सोसाइटी में। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट आएगा, भाई जो एरिस्टोक्रेट्स लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो क्या करेंगे,
लोगों को दबाएंगे, वॉर पोएट्री निकल के आएगी। जिस बंदे ने वॉर में पार्टिसिपेट किया हो या जिस बंदे ने वॉर के किसी राइटर, किसी सैनिक से बात की हो, उसने उसका जो पेन है वो उसने देखा है और उस पेन को वो समझता है, उस पेन को वो देखता है। अगर वो उसको लिखता है तो लोगों के सामने उस चीज़ को भी पढ़ने का मौका मिलता है और वो बहुत ही ज़्यादा मार्मिक होता है। एंड वो कहीं ना कहीं राइटिंग्स में हमें देखने को भी मिलता है कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड जो है और पूरी दुनिया जो है वो धार्मिक रूप से पूरी की पूरी पतन की ओर जा चुकी है और लोगों के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ अब कुछ भी नहीं है। कभी भी कोई भी एक पागल देश होगा जो कि परमाणु बम का प्रयोग करेगा और पूरी दुनिया उसके पीछे भागने लग जाएगी और पूरी दुनिया तहस नहस हो सकती है। जो माइंडसेट लोगों के सामने आज की डेट में आ चुका था बिकॉज ऑफ दीज टू वर्ल्ड वॉर्स। आगे देखिए इंपॉर्टेंट राइटर्स जो इस एज में हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो रूपर्ट ब्रूक, वर्जीनिया वुल्फ, टी.एच. लॉरेंस, जी.बी. शो, जेम्स जॉयस, और इन्होंने कमाल कमाल का काम किया और कमाल कमाल के इनके वर्क्स हैं। हम लोग बात करेंगे इन सारे के सारे वर्क्स की। और कुछ राइटर्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे E.M. फोस्टर है, रुडयार्ड किपलिंग है, अपने यहाँ की हैं, T.S. एलियट है, W.B. येट्स है, कमाल के राइटर W.B. येट्स और W.H. ऑर्डन। इन्होंने मॉडर्न पोइट्री को एक अलग मुकाम दिया। T.S. एलियट का द वेस्टलैंड बहुत कमाल का वर्क है, बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा सवाल भी पूछे जाते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो 2022 में हुआ है, 11 क्वेश्चंस आए थे इसके और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। तो मतलब ये पोएम बड़ी इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जनरल लाइफ को भी देखने के लिए उसको जब आप पढ़ते हो तो आपका नज़रिया जो है चीज़ों को लेके वो बहुत चेंज होता है। तो उस चीज़ को भी देखने की, समझने की ज़रूरत अपने को है। आगे देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म। देखिए पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि दुनिया में सारी बर्बादी हो गई बट आज तक कोई वापस से ऐसी कोई वॉर हुई नहीं। बट अब चीज़ें क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा अचीवेबल है, लोगों के पास हर चीज़ की नॉलेज है, हर चीज़ पहुंच सकती है, लिटरेचर कहीं का कहीं भी जा सकता है। लैंग्वेज ड्यू टू कॉलोनाइजेशन, इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो अब कोई बहुत ज़्यादा एक हवा नहीं रही, क्योंकि दुनिया में आधी जगहों पे उनका राज रहा तो भाई कहीं ना कहीं लैंग्वेज भी तो वो लेके गए। सो द वर्ल्ड हैज सीन द ग्रेट एक्सप्लॉइटेशन व्हिच हैज अक्यूज्ड बाय द टू एंड वर्ल्ड वॉर्स एंड इट हैव गिवन देम इनसाइट दैट आवर लाइव्स डजंट हैव एनी सर्टेनिटी एंड अ सेंस ऑफ नथिंगनेस अराउज इन देम। दो वर्ल्ड वॉर्स का सबसे बड़ा जो नुकसान जो जनता के सामने निकल के आया वो ये था कि उनको लगता था कि हमारी ज़िंदगी हमारे हाथ में नहीं है, किसी भी एक पागल देश के हाथ में है जो क्या कर सकता है, कभी भी आक्रमण करके पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकता है। तो एक नथिंगनेस जो था, एक अनसर्टेनिटी जो थी वो लोगों में कहीं ना कहीं आ गई। In this age, the world gets to know about the other parts of Europe and it created an opportunity of the writers of the other parts of the world to write in English and publish their works। और एक important चीज़ क्या थी कि भाई दुनिया को ये लगा कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है, इसमें कोई भी काम कर सकता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, चाहे वो किसी भी सेक्सुअलिटी का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज था। सो दिस एज हैज गिवन अ फ्यू न्यू ट्रेंड्स एंड थीम्स टू द राइटर्स इन दिस एज। राइटर्स स्टार्टेड वर्किंग ऑन द थीम्स लाइक सेक्सुअलिटी, फ्रेम ऑफ कॉन्शियसनेस, एब्सर्डिटी, साइंस फिक्शन, फैंटेसी, क्राइम थ्रिलर्स, डिटेक्टिव नॉवेल्स एंड नॉवेल्स दैट डिफाइन द इनर लोनलीनेस एंड कॉम्प्लेक्स नेचर्स ऑफ लाइफ। देखिए अब जो थीम्स हैं, आप कितनी वेराइटी है थीम्स में वो देख लीजिए। सेक्सुअलिटी, लोग सेक्सुअलिटी के ऊपर डिस्कस करने लगे कि जेंडर कैसा होना चाहिए, या फिर मैन का पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके क्या है, फीमेल्स का पर्सपेक्टिव लाइफ को लेके क्या है, ड्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, कि थ्रेड ऑफ थॉट्स जो होते हैं उससे किस तरह का काम, किस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। एब्सर्डिटी, आप सैमुअल बेकेट के जो वर्क्स हैं वो कमाल के वर्क्स हैं। एब्सर्डिटी बहुत ही मुझे बड़ा प्यारा कंसेप्ट लगता है। साइंस फिक्शन बहुत अच्छे तरीके से लिखा जाने लगा। फैंटेसी, एगस्ता क्रिस्टी के क्राइम थ्रिलर्स बहुत कमाल के काम होते थे इस एज में। तो ये सारे के सारे जो हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क भी 1945 के बाद लिटरेचर के फील्ड में होने लगा। The most important event which had happened in this time was that after the Second World War, the English colonies like India and many Latin American and African countries got freedom and they get to know about the literature and they have started putting their emotions in this global
लैंग्वेज। और इंडिया जैसी जब कंट्रीज आज़ाद हुई, जब रविंद्रनाथ टैगोर जैसे राइटर्स, जब सरोजिनी नायडू जैसे राइटर्स जिन्होंने लिखना स्टार्ट किया, और उसके अलावा कमला दास, ठीक है, और तोरू दत्त, जब इन्होंने कमाल का काम लिखने लगे, जब खुशवंत सिंह जी ने लिखना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ही चेंज हुई और बहुत ही कमाल का काम होने लगा। और लोगों के सामने ये भी देखने को मिला कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसमें हम अपना काम कर सकते हैं और उससे हम एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें पूरी दुनिया के लिए सामने नजर आई। तो ये कहीं ना कहीं आपके सामने देखने को मिलेगा कि पूरा का पूरा जो लिटरेचर है वो बहुत चेंज हुआ है, बहुत सारे चीज़ों का इफेक्ट पड़ा है, और आज हम लोग जो चीज़ें देखते हैं उनके पीछे बहुत सारी बातें जो हैं वो हमें समझने वाली बहुत ज़रूरी होती हैं। आगे देखिए, the literature of this age has seen some new theories like expressionism, impressionism, existentialism, absurd theater, ये सब के ऊपर बात होगी। तो ये सारी की सारी थ्योरीज भी इस एज में निकल के आई, एंड द न्यू एज हैज ब्रॉट a new kind of sentiments in the writers, and they had written the works not about some historical events, war, some heroic figure or any big aristocrats. Now the world has a new kind of connection, and every country get to know about the English literature and produced their eminent writers. अभी ये चीज़ें सीमित नहीं है, हर आदमी इंग्लिश जानता है, हर आदमी अपनी भावनाओं को एक यूनिवर्सल काइंड ऑफ फीलिंग में या लोगों से जोड़ के इस भाषा के थ्रू अपने अपने हिसाब से, अपने अपने नज़रिए से वर्ल्ड में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, अपनी चीज़ों को बता सकता है। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। इन दिस एज criticism has seen a big opportunity, and writers like Sigmund Freud have changed its face by his book The Interpretation of Dreams, The Psychology of Everyday Life. Freud believed that after the World War people become more selfish than ever, and they have got a fear in the minds for their lives. देखिए, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, सिगमंड फ्राइड जो हैं बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट भी हैं, और उनकी जो थ्योरीज हैं वो बहुत ही डिफरेंट रहती हैं, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या एक बात नोटिस करी कि वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो चुकी है, ठीक है, एंड वो कहीं ना कहीं ये भी जानते हैं कि लोगों के अंदर अपनी लाइफ को लेकर सर्टेनिटी बिल्कुल भी रही नहीं है, और उसका लिटरेचर पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। लोगों की साइकोलॉजी को बताने की कोशिश लिटरेचर के थ्रू इस एज में की जाने लगी। I.A. Richards also with his principles of literary criticism and William Ampson with 7 types of ambiguity led the field of literary criticism in post-modern age. जितने भी आप रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम्स देखोगे, मैं गारंटी लेके आपके कह सकता हूं कि इन सारे रिसर्च एंट्रेंस एग्जाम्स में ये दो वर्क्स, Principles of Literary Criticism by I.A. Richards and 7 Types of Ambiguity by William Ampson, इनसे सवाल पूछा गया है। एग्जैक्टली ऐसे के ऐसे पूछा हुआ है कि ये वर्क्स किसने लिखे हैं। नेट के एग्जाम में मुझे याद है, आई गेस 2021 दिसंबर के पेपर में एग्जैक्ट क्वेश्चन थे, गेट के एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चंस थे, तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सो द पोएम्स इन दिस एज हैव सीन अ वेरी स्ट्रेंज एंड न्यू चेंज। नाउ द थीम्स ऑफ द पोएम्स बिकम connected with common people, their suffering, emotions and problems become the theme of many writers, and spiritual डिटोरिएशन आर द मेजर थीम्स ऑफ पोएम्स। देखिए, लोगों का जो स्पिरिचुअल डिटोरिएशन है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए अब एक मेजर थीम के तौर पे देखने को मिलती है। जो कॉमन आदमी की सफरिंग है, जो कॉमन आदमी की प्रॉब्लम्स हैं, जो वो डेली टू डेली लाइफ में या फील करता है, उन सब के बारे में भी राइटर्स ने लिखना स्टार्ट कर दिया, और कमाल का काम हुआ इस एज के अंदर। ड्रामा ऑल्सो हैज सीन अ वेरी न्यू चेंज, एंड दे हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड द न्यू साइकोलॉजिकल एंड प्रॉब्लम्स ऑफ वर्किंग क्लास की जो प्रॉब्लम्स हैं ड्रामा में भी उसको दिखाई देने गया कि भाई किस तरह से हम लोग सोसाइटी में चीज़ों को मार्जिनलाइज्ड कर रहे हैं, जैसे कि किस तरह से हम लोग वर्किंग क्लास को ट्रीट करते हैं, किस तरह से हम लोग विमेंस को ट्रीट करते हैं। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सब थीम्स में कन्वर्ट हुई, और उसके साथ साथ राइटर्स ने भी, ड्रामेटिस्ट्स वगैरह ने भी इन चीज़ों को कहीं ना कहीं आपके सामने आपको देखने को मिलेगा कि बहुत ही अलग तरीके से लिखने की कोशिश की है और दिखाने की कोशिश की है। अ ग्रुप कॉल्ड एंग्री यंग मैन हैव पोर्ट्रेड द इमोशनल डिसबैलेंस, द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉमन पीपल, सोशल एंड इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी इन सोसाइटी एंड द रियलिटी ऑफ ह्यूमन माइंड इन दिस एज। आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली समझनी पड़ेगी कि जैसे ये एंग्री यंग मैन नाम के जो प्लेज हुए,
जिस प्रकार की चीज़ें उसमें दिखाई गई, पहली चीज़ तो इमोशनल डिसबैलेंस कितना है सोसाइटी में वो आपको देखने को मिला। कॉमन लोगों की जो बहुत दिक्कतें हैं पैसे को लेकर, उनको किस तरह से सोसाइटी में ट्रीट किया जाता है उसको लेकर, किस तरह से उनके साथ पैसे के ऊपर, कास्ट के ऊपर, क्रीड के ऊपर, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर किस तरह से पीपल ट्राई टू टेम्पर देम, उसके ऊपर भी बात हुई है। एंड सोशल इकोनॉमिकल इनक्वालिटी के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से बात हुई है सोसाइटी में जो होती है। तो उन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं सोसाइटी बात करना स्टार्ट करती है, ड्रामाज में उनके बारे में बात होती है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये कहीं ना कहीं राइटर्स ने इस एज में इन चीज़ों को लेके लिखा, दैट इज़ वेरी गुड। अब हम बात करते हैं इस एज के इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में जिनके ऊपर मैं एग्जैक्टली बात करने वाला हूँ। एगाथा क्रिस्टी के बारे में आई विल टॉक, और J.R.R. टोकलिन बहुत कमाल के राइटर हैं, J.K. रोलिंग्स, हैरी पॉटर सब लोग जानते हैं, किंग्सले एमिस, हैरोल्ड पिंटो बहुत कमाल के राइटर हैं, सैमुअल बेकेट कमाल के ड्रामाज हैं इनके, टेड ह्यूजेस कमाल की पोएम्स हैं, फिलिप लार्किन की कमाल की पोएम्स हैं। तो हम लोग इनके बारे में बात करेंगे एंड आई होप कि आपको जो ये वीडियो है वो बहुत ही पसंद आएगी। और अगर आप लोगों को टाइम मिलता है, इफ यू कैन सी दिस वीडियो बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 1 hour and 21 minutes और 22 minutes वीडियो, तो इस चीज़ को आप लोग पूरा देखिएगा और समझिएगा। जो भी आपके सजेशंस होंगी वो मैं आपको बिल्कुल उन चीज़ों को सर आँखों पे रखूँगा, उन चीज़ों को समझूंगा। एंड जैसा जैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स आता जाएगा वैसे वैसे मेरे पास वीडियोस कंटेंट की कोई कमी नहीं है। आई विल ट्राई टू मेक एज मच कंटेंट एज आई कैन एंड बहुत ही फ्रूटफुल कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, समझिए, नोट्स बनाइए। आपको पीडीएफ चाहिए तो लिटरेचर विद एमडीटी में मैसेज कीजिए, आपको बिल्कुल वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी एंड चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आगे भी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शबा खैर, गुड नाइट, बाय बाय।